हर इंसान को चाहिए। वो चीज़ें मुझे भी चाहिए और वो चीज़ें आपको भी चाहिए। मतलब इनसे कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मतलब वो ये कहे कि नहीं मुझे इनमें से कोई एक चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा, इसका पता करने का बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इसको पता करने का क्या तरीका है कि सारे इंसानों को क्या चाहिए। क्या तरीका है? हैं? हाँ हाँ, आप चेक करो कि आपको क्या चाहिए, यानी आपको अगर चाहिए, राइट, तो इसका मतलब है वो तमाम इंसानों की रिक्वायरमेंट है, राइट। ये चाहिए तो आप कहेंगे, कोई कुछ लोग कहेंगे हाँ चाहिए, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम लोग बेसिक नीड्स की ये याद रखना चाहिए कि हम लोग किस रिलेशन में बात करते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसानों के लिए एब्सोल्यूट हो। हर चीज़, दुनिया की सारी चीज़ें रिलेटिव हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बड़ा हूँ तो मैं बड़ा किस रिलेशन में हूँ? क्या मैं आपका पिता हूँ? नहीं। क्या मैं आपका बड़ा भाई हूँ? तो नहीं। तो किस रिलेशन में है? तो हम लोग जो है वो टीचर के रिलेशन में है, गुरु के रिलेशन में है, राइट। हम लोगों को, सब लोगों को ये चाहिए है दो चीज़ें जो हम लोगों ने सर्किल में करके लिखी हुई है, राइट। सस्टेनेंस और चांस टू फ्लोरिश, जीवन में आगे बढ़ना। एक तो जीवन यापन के लिए फिजिकल बेसिस पर हमको ये 5 चीज़ें चाहिए, यानी जिसको हम लोग बहुत पहले किसी ज़माने में हम लोग बोलते थे रोटी, कपड़ा और मकान। आपने ये स्लोगन बहुत सुना होगा, राइट। जिस वक्त कोई नई चीज़ निकलती है तो उस वक्त वो नई मालूम देती है और फिर उसको आप बार बार रिपीट करो। अभी बहस इसकी नहीं है कि वो सही है या गलत है, हो सकता है वो बिल्कुल झूठ बात हो, लेकिन आप उसको इतना दोहरा दो कि वो आपके जेनेटिक कोड में चला जाए तो वो आपको सच मालूम देने लगती है। तो कोई भी बात हो सकती है, वो XYZ, राइट। तो आप जो है वो, हम सब ने ये एक नारा हिंदुस्तान के अंदर सुना है, रोटी, कपड़ा और मकान, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग कि किस तरीके की रोटी, किस तरीके का कपड़ा, किस तरीके का मकान, राइट, राइट। क्योंकि वो ज़माना, एक ज़माना जब वो उठा था वो नारा, तो वो ज़माना था जब मीन्स लीस्ट लेवल पर यही मिल जाए इंसान को, सूखी रोटी मिल जाए भले, यानी उसकी चाहे तबीयत ख़राब है, चाहे वो फिज़िकल लेबर करता है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो शांति के साथ बैठ के 24 घंटे काम करता है, इससे कोई बहस नहीं है, उसको सूखी रोटी मिल जाए उसके लिए वही बहुत था, राइट। लेकिन आज की डेट में अब हमें आपको मालूम चल गया कि न्यूट्रिशियस साइंस ये कहती है कि आपको आपके टेस्ट के मुताबिक, आपकी कंडीशन के मुताबिक, आपका जो है वो संस्कृति के मुताबिक, है ना, के अनुसार आपको जो है वो खाना, आपको ये सारी चीज़ें, ये जो दो चीज़ें हैं हर इंसान को चाहिए, ये सस्टेनेंस एंड चांस टू फ्लोरिश इन लाइफ, ये दोनों चीज़ें आपको बिना किसी डर के चाहिए। मतलब आपको ये चीज़ें अगर मिलें तो इसके बदले में आपको कोई ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से मीन्स आपको कुछ खतरा महसूस होने लगे। अगर आपको सैलरी कोई देता है, चाहे कितनी सैलरी हो, इससे बहस नहीं है, राइट, वो लाखों में भी हो सकती है, लेकिन उसके बदले में मीन्स कोई आपको डर लग रहा है कि साहब मुझे ये काम करने पड़ जाएंगे, राइट, डर के बिना और बहुत इज्जत के साथ, बहुत इज्जत के साथ। वो वाला पंखा चलाओ गोस्वामी, देखो वो लास्ट के 3 पंखे चल रहे हैं। इधर आके बैठ जाओ, नहीं तो इधर इधर वहाँ बैठ जाओ, उधर पीछे जाके, वहाँ पंखे चल रहे हैं। नहीं, ठीक है, फाइन। तो ये दो चीज़ें हर इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिना डर के हमको आपको चाहिए। इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग को आगे एक और यूनिट पूरी कवर करनी है, इसलिए हम लोग जो है वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। योग की कितनी किताबें हम लोगों ने डिस्कस की थी? हाउ मेनी बुक्स वी डिस्कस्ड अबाउट योग वी हैव इन आवर इंडियन कल्चर? हाउ मेनी?
मेन 3 थी, 2 के नाम मैं बताता हूँ, तीसरी तुम बता दो। हमने डिस्कस कितनी की हैं। आपके एग्जाम में वो किताबों के नाम लिखने को आ गए ना, तो आप लोग बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। देयर आर 33 स्क्रिप्चर्स ऑफ योग इन इंडियन कल्चर, इन भारतीय संस्कृति 33 स्क्रिप्चर्स। 33 स्क्रिप्चर्स के नाम याद कर लीजिए, आ गए अगर तो मैं ये नहीं कह रहा आ जाएंगे, ठीक है नहीं, लेकिन अगर आ गए तो आप लोगों के लेने के देने पड़ जाएंगे। उसमें से वी हैड डिस्कस्ड कि 2 जो हैं वो कैनोनिकल हैं। कैनोनिकल मीन्स हाँ, मतलब आधार है, राइट। उन बाकी और सारे स्क्रिप्चर्स की, सारे योग का जो है वो आधार वो 2 किताबें हैं। कौन कौन सी? हाँ, भगवद गीता एंड योग सूत्र ऑफ महर्षि पतंजलि। आप लोग की क्या सच में इतनी याददाश्त कमजोर है क्या? ब्रह्मी खाया करो, आंवला खाया करो, है नहीं, शीर्षासन किया करो, 23.5 घंटे खड़े रहा करो सर के बल, तो नहीं मतलब कुछ तो याद रखो यार। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस में सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, राइट। 2 किताबें हमारे पास कैनोनिकल थी, भगवद गीता एंड योग सूत्र। ये 2 किताबें हमारे पास जो है वो कैनोनिकल है। उन 2 किताबों में से एक किताब के अंदर जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी को मीन्स अलग अलग भावों से पुकारा जाता है। अच्छा, ये हर इंसान के बारे में, राइट, मुझको भी जैसी भी कंडीशन बने उसके हिसाब से। कहीं पे आप पुकार दो कि साहब ये फिटनेस ट्रेनर है, कहीं पे आप पुकार दो कि ये मोटिवेटर है, कहीं पे आप ये पुकार दो कि ये मेरा टीचर है, कहीं पे आप ये पुकार दो कि ये एक्सपर्ट है, लाइक दिस, राइट। हम लोग चूंकि योग के बारे में बात कर रहे हैं और योग के रिलेशन में हम श्री कृष्ण जी को याद कर रहे हैं, तो हम उनको कह रहे हैं, भगवद गीता के अंदर उनको कहा गया कि मतलब ये योगेश्वर है, योगेश्वर है। योग का सबसे सुप्रीम बॉडी यही है। इंसानों में सबसे सुप्रीम योग की कोई पावर है तो वो ये श्री कृष्ण है, राइट। तो श्री कृष्ण जी को योगेश्वर के नाम से पुकारा, इसलिए हम लोग कंटिन्यूसली, आपने नोट किया होगा, हम लोग जब भी योग के बारे में, योग के रिलेशन में जब हम उनको याद कर रहे हैं तो योगेश्वर योगेश्वर योगेश्वर, हमेशा उनको योगेश्वर ही बात कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि व दुखम सयोगी परमो मतः, है ना। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझता है, दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है, ऐसा योगी मेरे अनुसार सबसे बेस्ट योगी है, परम है, परम योगी है, राइट। ही हु लुक्स ऑल एज वन, सबसे पहला ही कंडीशन उसकी ये है योगी की कि वो सबको एक भाव से देखता है। सबसे पहली कंडीशन समम, समभाव कहते हैं ना, है ना, एक सा देखता है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो उसकी कंडीशन है वो ये है कि अपनी एनालॉजी पे वो रखता है। अपनी एनालॉजी पे मतलब दूसरों की जगह अपने को रख के देखता है वो हमेशा। देखिए, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथी, यानी, और एक वर्ड होता है अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी क्या होती है? हाँ, दया, राइट। कोई साइकिल से गिर गया, किसी का छिल गया, किसी ने डाइव मारी तो उसका जो है वो खून निकलने लगा, स्किन दिख गई उसकी अंदर लाल, राइट। तो हमको जो है वो अरे यार गिर गया, दया आती है उसको, राइट। अरे बर्फ़ लाओ, पट्टी लाओ, दुनिया में पानी लाओ, इसको पानी पिलाओ, इसको उठा करके यहाँ से धूप से उठा करके छाँव में रखो, ऐसे ही, राइट। ये दिस इज कॉल्ड दया। एम्पैथी होती है कि मतलब उसको कैसा फील हो रहा होगा वो आप अपने अंदर, वो आप फील करना शुरू कर दो, वो आप फील करना शुरू कर दो। अच्छा, जब आप वो फील करना शुरू कर दो, इसको कहते हैं कि मीन्स
आप हाँ मतलब उसके जूते में पैर डाल के देखो तब पता चले कहाँ कहाँ काट रहा है वो। तो जहाँ जहाँ वो काट रहा है तब वो आपको एम्पैथी हो रही है, राइट, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी आपसे कह रहे हैं कि एम्पैथी के साथ, एक तो सबको एक साथ देखता है, किस चीज़ के साथ, एम्पैथी के साथ देखता है वो, उसको एम्पैथी है, ऑन द एनालॉजी ऑफ वन सेल्फ, राइट, अपने ऊपर रख करके देखता है सबको, एंड लुक्स अपॉन द जॉय एंड सॉरो ऑफ ऑल विद अ सिमिलर आई, सेम आंख से जो है वो सबको देखता है, राइट। तीन कंडीशंस बताई हैं, सबको एक साथ देखता है, अपनी जात के ऊपर रख करके देखता है, और दूसरा सबके दुख और सबके सुख को अपना समझता है, राइट। सच अ योगी इज डीम्ड एज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, ऐसे योगी को जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का योगी माना जाता है, राइट। अभी जो है वो योग, कोई एक ज़माना होगा आपसे, मीन्स आई डोंट नो, सारे हिस्टोरियंस अलग अलग बातें कहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी कब थे, लेकिन वो जब भी थे तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने ज़माने में थे वो। आज वो हमारे और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों के रूप में मौजूद है, आज भी मौजूद है। दिलों में मोहब्बत है उनके लिए, दिलों में इज्जत है, नंबर वन, और शब्दों से वो जिंदा है। अच्छा, अगर आपने शब्दों से उनका अनुकरण नहीं किया, अगर उनको फॉलो नहीं किया आपने, उनकी इत्तिबा नहीं करी अगर आपने, राइट, तो ये ऐसा ही है जैसे मीन्स आपने उनके किसी भी आदेश को नहीं माना, आदेश को नहीं माना या बात को नहीं माना, मतलब उसको नहीं माना। आप देखो हर घर की कहानी है, माँ क्या कहती है जब आप ज़्यादा उसका कहना नहीं मानते हो ना, तो क्या कहती है, जा तू मेरा बेटा नहीं है, या मैं तेरी माँ नहीं, जा यानी तू मेरी बात नहीं मानता। बायोलॉजिकली वो है तो माँ, लेकिन मतलब इस भाव में हर घर में, मैंने भी सुना है अपनी माँ से कई बार, आप लोगों ने भी सुना होगा, सब लोगों ने, कोई इन सेंटेंसेस से अछूता नहीं है। योग की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनसे कोई अछूता नहीं है, सबके जीवन में हो रहा है। हाँ, भाषाएं अलग अलग हैं सबके, हो वही, सारे प्रिंसिपल्स वही रहे जो योग के सारे प्रिंसिपल्स हैं, राइट। ओके, जो सभी को अपने समान रूप में देखता है और सभी के सुख दुख को एक समान दृष्टि से देखता है, ऐसे योगी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये हम लोगों ने जो है वो बात करी थी पीछे वाली स्लाइड के रिलेशन में, जहाँ पर उसको सस्टेनेंस और चांस टू फ्लोरिश, है ना, ऐसा चांस उसको मिल जाए जहाँ पर वो अपने पोटेंशियल को निखार सके और दुनिया के सामने पेश कर सके कि देखो मुझको ये आता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना ट्रायल, बोलते हैं ना हम लोग स्पोर्ट्स में, बड़ा कॉमन टर्म है हमारे यहाँ, आम लोगों की ज़िंदगी में बड़ा कॉमन नहीं है ये ट्रायल वर्ड। वो कभी कभी जब फंसते हैं मुसीबत में किसी, उस टाइम बोलते हैं वो लोग ट्रायल, है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ही कॉमन टर्म है यानी कि आज मैं वहाँ ट्रायल पे जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ ट्रायल पे जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ ट्रायल का मतलब होता है कि आपकी टेस्टिंग होनी है, आपने पीछे से कितना पोटेंशियल अपना डेवलप किया है उसको अब आप शो करने का टाइम आ गया आपका। ये ट्रायल मैचेस हैं हमारे यहाँ, तरह तरह से इस सेंटेंस को बोलते हैं, राइट। मैंने आपसे शुरू भी कहा, आपको हो सकता है इंस्ट्रक्शन आ जाए साथ में आपको कि आपको श्लोक आपको संस्कृत में लिखो और उसको एक्सप्लेन करो अपने वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल आपको यही आ जाए बस कि योगेश्वर, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये आ जाएगा, है नहीं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि साहब योगेश्वर श्री कृष्ण ने हाईएस्ट योगी किसको कहा है। अच्छा, अब आपको योगेश्वर की बात लिखनी है ना, तो योगेश्वर ने हिंदी में तो कहा नहीं है, अंग्रेजी में भी नहीं कहा है। अब उनका जो रिकॉर्डेड है आधार, तो वो तो संस्कृत में रिकॉर्डेड है। अब उनका लिखने को बोल रहा है ना एग्जामिनर, अब आपने उनका तो लिखा नहीं, ट्रांसलेशन लिख दिया। कोई मुझसे कहे कि ये भगवद गीता है, ये हिंदी में भगवद गीता है, या हिंदी में कुरान है, या हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब है, राइट, तो ना तो हिंदी में वो है, ना उर्दू में वो है, ना हिंदी में वो है, कुछ भी है ना, मैं आउटराइटली मना कर देता हूँ। भगवद गीता तो संस्कृत में, कुरान तो अरबिक में,
है नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरुमुखी में, राइट। हाँ, आप ये बोलो ये उसका ट्रांसलेशन है, ये उसका ट्रांसलेशन है। तो आपको बोला जा रहा है कि योगेश्वर ने क्या कहा, आपने ट्रांसलेशन लिख दिया, राइट। तो फौरन टक से डाउन हो गए ना आप। मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए जान खपा रहा हूँ आपके साथ, है नहीं। ये योग सुनने में बहुत आसान है, लिखने में आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी, इसको समझाना मुश्किल काम हो जाएगा, राइट। इसको आपको संस्कृत में ही लिखना है। आपको योग प्रेयर आ जाए फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो आपको अब आप 2 दिन में नहीं याद कर पाओगे, आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेना। आप लोगों में से जिसकी मेमोरी प्रैक्टिस हो, जिसको याद करने की ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को प्रैक्टिस, तो वो लिख लेते हैं। बहरहाल याद कर लो, आपको काम आएगी। 2-4 सेंटेंसेस आप संस्कृत में किसी के सामने बोल दो, 2-4 सेंटेंसेस अंग्रेज़ी के बोल दो, 2-4 सेंटेंसेस आप उर्दू भाषा में बोल दो, 2-4 सेंटेंसेस आप अरबी में बोल दो। आप यकीन जानना, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग लेवल की नज़र आएगी सबको। और फिर आप कसमें खा खा करके कहोगे कि बस इतना ही आता है, वो मानने को तैयार नहीं होगा। जैसे एनाटॉमी में आप कहते हैं, मानने को तैयार नहीं होगा कि एनाटॉमी इतनी आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे की पढ़ी होगी, 30-35 घंटे की एनाटॉमी पढ़ी होगी। मैंने आपको बताया, जबकि एनाटॉमी जो है वो कम से कम 900-950 घंटे की है पूरी, अगर टोटल कोई ख़त्म करेगा तो 900 घंटे में। लेकिन आप 35 घंटे में से भी 2-4 घंटे की तो याद रही गई होगी आपको। 2-4 घंटे की भी बोल दोगे तो कहेगा आपको याद में बहुत आती है, राइट। तो ऐसे ही इसके साथ भी है। बहरहाल जितना भी आप लोगों से याद हो सके, पीछे का जितना आप याद कर पाएँ। संस्कृत के श्लोकास ज़्यादा नहीं है आपके, है नहीं, कम है, 2-4 आपको तो आएंगे ही आएंगे, 2-4 तो लिखने को आएंगे ही आएंगे। योग प्रेयर तो पक्का है, योग प्रेयर के बगैर तो पेपर ही नहीं शुरू होना। चमक आ गई लोगों में, एक बात तो है, मतलब ऐसा लग रहा है पेपर आउट हो रहा है, होने जा रहा है ना। ओके फाइन, ठीक है। ये एक जनरल डिस्कशन है, ये आ जाए तो ठीक है, नहीं आए आपके उसमें तो कोई बात नहीं है। इस पर हम लोग इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर लगाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो कुछ गोल्स बनाए हैं 2030 तक, हमें वो पूरे करने हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक के लिए अपने पास कुछ गोल्स बनाए हैं। वो 17 गोल्स हैं, उनको वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलती है, राइट, सस्टेनेबल गोल्स। वो सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो आपको नेट पे कहीं पे भी मिल जाएंगे। SDG ऑफ UN, आप ऐसे करके डाल दोगे तो आपको जो है वो दिखाई दे जाएंगे। उसमें 17 गोल्स हैं। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए पॉवर्टी, राइट। इसके अलावा हंगर, ज़ीरो हंगर मिशन चला रखा है, ज़ीरो हंगर, कोई भूखा नहीं सोएगा, राइट। इस तरीके के बहुत सारे उन्होंने जो है वो दे रखे हैं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीनलीनेस, और इस तरीके की 17 बातें का प्रण ले रखा है कि हमको जो है वो दुनिया में ये कर देना है। ये 2030 तक की बात है, जब से इन्होंने बनाया है, जब से इन्होंने बनाया है। मैं पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं हंगर की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जब से इन्होंने ये बनाया है, अगर पॉवर्टी पहले जो है वो 10 में अगर 3 थी तो आज जो है वो 5.5 हो गई है, बढ़ ही रही है लगातार। हंगर जो है वो पहले अगर 10 में से 4 लोग भूखे सो रहे थे तो आज की डेट में 7 लोग भूखे सोने लगे। आपने प्रोग्राम बना लिया है। असल में AC में बैठ के प्रोग्राम बनाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन ऐसी
यानी थोड़ी गर्मी में निकलना बाहर और ग्राउंड लेवल पे आकर के काम करना और फिर वहाँ समझना चीज़ों को, राइट। फिर उसके बाद दिक्कत पड़ जाती है। तो आपने ये गोल्स तो बना लिए, 2030 तक अचीव करना है। अचीव करने के लिए तो कम होने चाहिए थे, कोई चीज़ 3 थी तो 2.25 होनी चाहिए थी। तो हम समझते भाई चलो हाँ थोड़ा सा कुछ हो रहा है, राइट। ये 2030 नहीं, 2030 नहीं, ये 3030 भी आ जाए, 7030 भी आ जाए, ये कब तक नहीं हो सकता? ये तब तक अचीव हो ही नहीं सकता, मतलब सोच भी नहीं सकता कोई करने के लिए, जब तक चित्त का कॉन्सेप्ट समाज में नहीं आएगा। जब तक समाज में चित्त का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ये बात बहुत अच्छे से याद रख लीजिए आप लोग। जब तक किसी भी तरीके का एसडीजी, कोई भी किसी भी लेवल पे काम कर लो, कोई भी एसडीजी आपका जो है वो फुलफिल नहीं हो सकता जब तक कि आपका चित्त लेवल पे आप जो है वो लोगों को एजुकेट नहीं कर देंगे। अभी एजुकेशन बड़ी चीज़ हो गई, मैं कह रहा हूँ उनको वेल इन्फॉर्म्ड नहीं कर देंगे। पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर उस पर आपके कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होगा, फिर उसके बाद आपको उस पर जब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होगा तो आपको फिर उसके ऊपर भरोसा होना शुरू होगा। तो भरोसा होना वो तीसरी बात है। फिर उस भरोसे को लेकर के आप कुछ और काम करेंगे तो कुछ और रिजल्ट्स देखेंगे, तो आपका वो भरोसा जो है वो फिर और मजबूत होता चला जाएगा, राइट। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि चित्त, हमारे मॉडर्न एजुकेशन से चित्त तो ऑलरेडी गायब ही है। पहले तो वहाँ इन्फॉर्मेशन होनी है, ये हो नहीं सकता, कोई भी एसडीजी कवर नहीं हो सकती जब तक चित्त नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पास 3 ही चीज़ें, या तो आत्मा है, रूह है, सोल है, तो वो न्यूट्रल है, उसको कुछ चाहिए नहीं है आपका। बॉडी है, तो बॉडी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे काम करती है, और एक चित्त है जो प्रिंसिपल ऑफ गिविंग पे काम करता है। इसके अलावा चौथी कोई और चीज़ आपके पास नहीं है। चित्त का कॉन्सेप्ट आपके पास है नहीं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ गिविंग है नहीं, वो तो समाज में आपको दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल ऑफ गिविंग है नहीं। अब सारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग का है। मुझे 10 रुपये मिल जाने चाहिए, भले ही इसका 1000 का नुकसान हो जाए, 1 लाख का नुकसान हो जाए, मुझे इससे क्या मतलब? यही है ना। मीन्स बॉडीली लेवल पर, फिजिकल जिसको बोलते हैं ना, फिजिकल लेवल पर जो है वो चाहिए सारी चीज़ें। देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। देने का कॉन्सेप्ट भी बस वहीं तक है जहाँ तक आपके फिजिकल को नुकसान ना हो जाए। जैसे ही फिजिकल को नुकसान हुआ, वहीं हथेलियाँ और कॉलर के पीछे पसीना आना शुरू हो जाता है, आदमी वहीं छोड़ देता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ जब तक चित्त का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, फिजिकल का आ गया, हमें जानबूझ के सिखाया गया फिजिकल का। सारी एजुकेशन आप उठा करके देखो, सब फिजिकल पे है नहीं, सब फिजिकल पे टोटल। आप इंजीनियर बन जाओ, आप कैसे बेहतरीन इंजीनियर बन जाओगे? डॉक्टर बन जाओ, आप कैसे बेहतरीन बन जाओगे? आपको क्या फायदा हो जाएगा? योग में आ जाओ, आप कैसे योगी अच्छे हो जाओगे? और लगा के सांसें खींच रहा है नहीं, आसन खींच रहा है, क्रिया कर रहा है, मुद्रा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है? नहीं, अपने को मैं अच्छा हो जाऊँ किसी भी तरीके से, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक चित्त का कॉन्सेप्ट समाज में नहीं आएगा, वो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने आपने योग में डिस्कस किया है पूरे सेमेस्टर में, वो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई एसडीजी, और इसका सबूत ये है, देखिए हर चीज़ सबूत होनी चाहिए। एक तो होता है ना क्लेम कर दिया आपने, एक जो है वो क्लेम कर दिया, राइट। क्लेम कहते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल जो है वो मीन्स हम लोगों ने बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोगों ने जो है वो योग के प्रोग्राम्स किए, राइट। फिर उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो एक एमपी ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि एएमयू के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योग का प्रोग्राम जो है वो उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, राइट। अब पार्लियामेंट का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी को जवाब देना था, यूनिवर्सिटी ने अभी वाइस चांसलर साहब के पास आ गया, एक कर्रा लेटर आ गया
अब उन्होंने मुझे बुला लिया क्योंकि योग का सारा इंचार्ज जो है वो तारिक मुर्तज़ा को दिया गया है। अब वो तारिक मुर्तज़ा को बुला लिया, अब डांट के उसमें बैठे हो, वो सर जो है उन्होंने डांट दिया मुझे ज़बरदस्ती। अब मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। गोरे रंग के तो थे ही पीछे वाले हमारे तारिक मंसूर साहब, कान लाल दिखाई देने लग गए उनसे, मुस्कुरा रहा है। मैंने सर आप ही तो उसमें चीफ गेस्ट थे। तो क्लेम, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लेम करना बहुत आसान होता है। देखिए मैं उनकी वाइस चांसलर सर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि वो 4 बातें और भी जहन में चल रही होंगी, भूल गए होंगे हो सकता है, इससे बहस नहीं है। मसला ये है कि क्लेम करना वहाँ पार्लियामेंट में बहुत आसान था, किसी को भी XYZ। हमारे यहाँ एजुकेट नहीं किया जाता कभी भी किसी बच्चे को, ये एजुकेट नहीं किया जाता कि जो सवाल कर रहा है उससे भी तो पूछ लो, पहले तो वो अपने सबूत दे देना सारे, जिससे पूछ रहे हो फिर वो सबूत देगा। ये हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। आप तो क्लेम किसी को भी कुछ भी कर दो ना, आपके किसी के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी कह दो, अब बेचारा जिसके कैरेक्टर के बारे में आपने कहा है अब वो साबित करता रहे अपने कैरेक्टर। यही है ना सिस्टम, सिस्टम ऐसा ही, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि क्लेम करना बहुत आसान होता है। तो ऐसे ही जो है वो UN ने क्लेम कर दिया कि ये कर देंगे हम 2030 तक, लेकिन इसकी जड़ पे कि होगा कहाँ से ख़त्म। मदर टेरेसा को पीस नोबेल प्राइज़ मिला, पीस नोबेल प्राइज़ फॉर द पीस उनको मिला। उसकी सेरेमनी हुई, उनको प्राइज़ कॉन्फर किया गया। उसमें उन्होंने एक बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि आपका चैरिटी लेवल पिछले 3 सालों में चैरिटी लेवल उन्होंने बताया शायद 33 या 34% बढ़ गया है। उसमें सारे धनाटे बैठे हुए थे, बड़े पॉलिटिशियंस दुनिया के, बड़े धनाटे, बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स, वो सब लोग उस तरीके के लोग सब बैठे हुए। उन्होंने कहा कि सारे, मैं इन धनाटियों से बात कर रही हूँ कि पीछे 3 सालों में आपका 33 या 34% चैरिटी आपकी बढ़ गई है, लेकिन आपकी जितनी 33-34% चैरिटी बढ़ी है, 77% सफरिंग और बढ़ गई है। ये चैरिटी बढ़ी है तो ये कम हो जानी चाहिए थी ना सफरिंग, इसके ऊपर क्यों नहीं सोच। जैसे CCTV कैमरे बढ़ते जा रहे हैं और क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो क्राइम रेट कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, तो कोई वजह होगी उसकी। तो उन्होंने, मदर टेरेसा ने ये कहा कि आप लोग जब तक अपना जितना आपकी ज़रूरत के अलावा जितना एक्स्ट्रा आप लोगों ने जमा कर रखा है, जब तक समाज में वो निकाल करके नहीं दे दोगे, तब तक जो है ये सफरिंग दुनिया में नहीं ख़त्म हो सकती, चाहे आप ऐसे कितना ही करते रहो। अच्छा, कितना हो रहा है आपको हमको अंदाज़ा है? जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट का वो कौन है, बिल गेट्स सर। बिल गेट्स सर जो है वो 27 मिलियन डॉलर जो है वो चैरिटी करते हैं हर साल। 27 मिलियन डॉलर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, 27 मिलियन डॉलर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन शायद हमें अंदाज़ा नहीं है कि 100 बिलियन के तो कमाया है उसने। जिसने 100 बिलियन कमाया है उसके लिए 27 मिलियन तो पीनट्स हैं। पीनट समझते हैं आप? मूंगफली, राइट। लेकिन हम लोग उसमें देखते हैं 27 मिलियन हमारे और आपका तो सोच के बाहर, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये SDG कभी भी पूरे नहीं हो सकते जब तक कि हमारा डेवलपमेंट ऑफ चित्त जो है वो नहीं हो जाएगा, राइट। इसके ऊपर आपको नोट लिखने को आएगा, तो आप कुछ बातें आप अगर, राइट, तो सबसे पहले आप शुरू करिएगा कि ये तो 17 पॉइंट्स हैं, इन 17 पॉइंट्स में से आप 2-3 को ले लीजिएगा। पॉवर्टी है, हंगर है, राइट। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, 5-6 पॉइंट्स लिख लीजिए। व्हाट आर SDGs? नंबर 1 आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? व्हाट आर SDGs? राइट। ईयर टू फुलफिल, कौन सा साल है जब उसको खत्म कर देना है, मतलब हो जाना चाहिए? 2030, 2030, राइट। कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स दे दीजिएगा, बेसिक एक आध कोई बेसिक स्टैटिस्टिक्स, राइट। 27% जब ये शुरू हुआ था तो 27% हंगर थी फॉर एग्जाम्पल,
जब ये शुरू हुआ था तो 27% हंगर थी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ हंगर। मतलब ये नहीं हो सकता। आज इसको शुरू हुए 10-12 साल हो गए, 27 से वो 40% हो गई हंगर। राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेंसी। लिखिए एक्सपेक्टेंसी, EXPECTANCY। 27% थी जब SDG बना था, है ना। आज की डेट में 40% है और हम 2023 में चल रहे हैं और 7 साल और हैं। 7 साल में ये जो है वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, जो एक्सपेक्टेड करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग से इसके जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो है वो अराउंड 53-54% हो जाएगी। राइट, एक्सपेक्टेंसी expectancy of fulfilling SDGs without the development of chitta, without the development of चित्त। राइट, चित्त को बिना डेवलप किए, चित्त को बिना इंफॉर्मेशन हुए, चित्त की बिना एजुकेशन हुए, राइट, इसकी क्या एक्सपेक्टेंसी है, क्या संभावना है नहीं। मतलब सेंटेंस गलत है मेरा, लेकिन बस उसके अंदर भार पैदा करने के लिए मैं कह रहा हूँ -0। हालांकि 0 माइनस नहीं होता है, लेकिन -0 है, कुछ नहीं है। उसकी सबूत क्या है, 27 से 40 हो गया है, आगे कह रहे हैं वो 53 हो जाएगा 2030 तक, 2035 तक और आगे बढ़ जाएगा, है नहीं। राइट, तो ये एक्सपेक्टेंसी है। चित्त, हाउ टू डेवलप चित्त, हाउ टू डेवलप चित्त। राइट, हाउ टू डेवलप चित्त, क्वेश्चन मार्क, उसी के आगे लिख लीजिए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग, कैसे डेवलप होगा, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग, देना। शरीर काम करता है लेने पर, नींद लेता है, खाना लेता है, पानी लेता है, हवा लेता है, सब करता है। चित्त काम करेगा देने पर, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी है। ये तो बेसिक लेवल है। राइट, इसको ब्रैकेट में लिख लिए, प्रिंसिपल ऑफ गिविंग, यानी सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ गिविंग बियॉन्ड योर नीड्स। आपकी नीड से ज्यादा जितना भी है वो सब आपको दे देना। राइट, इस प्रिंसिपल पे जब तक दुनिया को पहले तो इंफॉर्मेशन देनी है, फिर उसको एजुकेट करना है। एजुकेट करने का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होना है, फिर उसको इस पे यकीन लाना है, यकीन आएगा उसको, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद वो मजबूत होना है, जड़ें। एक लंबा प्रोसेस है, हो सकता है दूसरी जनरेशन लग जाए, आज से काम करना शुरू कर। आपके लिए हो सकता है बहुत मुश्किल काम हो जाए, लेकिन आपने ये बात सुन ली है, आप लोगों ने समझ ली है। आपको हो सकता है बहुत मुश्किल हो समझ अभी इसको करने में, हालांकि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। राइट, बहुत सारे लिविंग सोल्स हैं ऐसे जो इस वक्त दुनिया में हैं और वो कर रहे हैं ये काम, तादाद बहुत कम है। राइट, लेकिन कल को जब आपके जो यंगर जनरेशन होगी, आपकी औलादें जब करने जाएंगी, राइट, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग का एक कल्चर, एक वो है, एक क्या कहते हैं, मनोवृत्ति है, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर हमारा एक डेवलप हो चुका है।
भाई 22 साल 24 साल तक के हो गए ना हम लोग, तो एक डेवलप हो गया एक चीज़, और उसमें वो पक्कापन आता चला जा रहा है। 30 साल तक बहुत पक्कापन आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, राइट। 40 तक आते आते बिल्कुल वो ठुक जाता है। 40 के बाद फिर चेंज होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आपके लिए आसान है, लेकिन एक जनरेशन ऐसी आएगी, ये जो आप बात कर रहे हो ये मॉडर्न एजुकेशन में आएगी, मॉडर्न एजुकेशन में लागू होगी। उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है पहले से, अब से 5-6 साल पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन वो धीरे 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 धीरे, अभी आप देखो योग के ही नाम पे आएगी वो। आज की डेट में कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है, कोई भी एजुकेशन बॉडी ऐसी नहीं है, चाहे वो मेडिकल की कंट्रोलिंग बॉडी हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, सब ने अपने यहाँ जो है वो योग एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। सब ने, मेडिकल ने भी कर दिया है, एमबीबीएस वालों को 1 साल योग पढ़ना है। आदमी जल्दी कोई नई चीज़ एडजस्ट कर नहीं पाता, जिसको कहते हैं हजम नहीं कर पाता। जैसे मैं ही आपसे बोलूँ कि यहाँ से खड़े हो जाओ ज़रा, तुषार साहब आप इधर बैठो, आप बोलेगा हाँ वहाँ सर मुझे इधर बैठा, मतलब चेंज करने में थोड़ी सी परेशानी आती है इंसान, राइट। अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज नहीं कर रहे तो कल भी नहीं करेंगे, फिर और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो जाएगी, फिर और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो जाएगी, फिर एक टाइम आएगा कि वो मेडिकल वाले भी पढ़ रहे होंगे, इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ रहे होंगे, एमबीबीएस वाले भी पढ़ रहे होंगे, सबको हो गया है। यहाँ पर इस वक्त यूनिवर्सिटी में एक आपका डिपार्टमेंट है जहाँ पे रेगुलर कोर्स चल रहा है, और एक जो है वो एग्रीकल्चरल फैकल्टी है, एक वहाँ पर उनके यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में पूरे साल 2 सेमेस्टर लगातार उनके यहाँ कोर्स चलता है। अब वो अलग बात है कि वो नहीं वैसा पढ़ा पाते, वो सिर्फ आसान ही पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वही चल रहा है अभी सब समाज में। लेकिन वो धीरे धीरे, बहरहाल मैं वो कह रहा हूँ कि अब वो चीज़ शुरू हो चुकी प्रोसेस, अब ये धीरे 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 पूरे उसको कंट्रोल कर लेगा। जिस दिन ये कंट्रोल कर लेगा, अभी लगेंगे इसको 10-12 साल और लगेंगे, जब तक आप और पक्के हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद 10-12 साल बाद जो यंगर जनरेशन आएगी, फिर उसको इसको लेना अपने अंदर, हजम करना और इसके अकॉर्डिंग काम करना आसान हो जाएगा। फिर उसकी भी जब यंगर जनरेशन आएगी, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। कभी भी सामाजिक लेवल पर आपको जब भी चेंज लाना होता है जब भी चेंज लाना होता है, तो कम से कम 3 जनरेशन चाहिए होती है, कम से कम 3 जनरेशन चाहिए होती है मिनिमम, तब जाकर के वो चेंज आता है, राइट। ये जो डेमोक्रेसी है, इसकी पहली ईंट मैक्लिवियन नाम का एक फ्रेंच का थिंकर था, उसने पहली बार रखी 1500 में। हुई कब? 1800 के लास्ट में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो भी फ्रेंच था और फ्रेंच में ही हुआ, राइट। मैक्लिवियन, उसको बोलते हैं मैक्लिवियन पॉलिटिक्स। हालांकि उसने जो जो बातें कही थी वही बातें हो रही हैं सारी, वही वैसे ही चलेगी, वो डेमोक्रेसी चली ऐसे से। वो हम लोग जब मास्टर्स सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे तब हम लोग वो कोर्सेज चलेंगे। मीन्स पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योग, क्योंकि चित्र डेवलप हो जाएगा ना वहाँ। जब चित्र डेवलप हो जाएगा तो आगे आने वाले समय में ज़्यादा टाइम नहीं है, मीन्स होगा 30-35 साल, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अभी टेकिंग पे है। मीन्स जो पावर में है उसको दे दो, जो पावर में है उसे दे दो। पावर मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सीट नहीं, पावर मतलब कॉर्पोरेट पावर, रिलीजियस पावर्स, चढ़ावे चढ़ा दो। तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, तुम्हें तो सिर्फ अंदर की एक शांति मिल रही है, बस लेकर के चुपचाप चले जाओ। आप अपना बड़ा खून पसीने का माल मुझे दे जाओ, राइट। कॉर्पोरेट भी यही कर रहा है, हमें दे जाओ, और बहस एक नहीं करना, चुपचाप बिल्कुल सीधे। बड़ी अजीब बात है ये। आपके मोहल्ले में दुकान वाला, सब्जी वाला है जो 2 रुपये कमाता है, शायद 1 किलो पे 1.5 रुपये कमाता होगा शायद, उससे आप बहस करते हो 15 मिनट की 1 रुपये कम कर दो, राइट और रॉन्ग। मोबाइल खरीदने जाते हो, आप 18,000 का मोबाइल खरीदते हो तो कम से कम वो आपसे 3,500 रुपये कमाता है, और आपकी हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है, चाहे जेब में कितनी पैसे, हिम्मत नहीं है आपकी कि आप उससे कह दो 1 रुपया कम कर दो जरा। क्यों? वो 2 मिनट में आपको औकात दिखा देगा, आपकी बाहर नहीं, चलो
वहाँ जाके बैठो, सीढ़ी में भी बैठो जाके। राइट और रॉन्ग? एप्पल वाला अभी वो 15 वर्जन लेकर के आ रहा है, 2.5 लाख का है। राइट? एस्टिमेटेड बेनिफिट, एस्टिमेटेड फायदा 43,000 का है उसको एक पीस पर। आपकी मजाल नहीं है भैया, 43,000 क्या करोगे लेकर के? 1 रुपया कम कर दो ना, 5 रुपये कम कर दो, कह सकते हो आप? शर्म आएगी आपको कहते थे। शर्म तो असल में आनी चाहिए उस सब्जी वाले से, कहते थे शर्म तो आनी चाहिए उस रिक्शे वाले से जिसके पास बैठ करके आए थे और आप हॉल के अंदर चले गए बिना पैसे दिए उसको, कि अभी भिजवा रहा हूँ पैसे। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे है ना सारी चीजें, सारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे है, सारा टोटल। फिर जब प्रिंसिपल ऑफ गिविंग पे हो जाएगा तो फिर रूल्स भी तो चेंज हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। राइट? तो उसको भी हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हेडेक है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। मुझे पहली बार समझ में आया कि भीमराव अंबेडकर साहब को क्या परेशानी आई होंगी। हालांकि उनके साथ टॉप दिमाग के लगे हुए थे लोग थे, 50 से ज़्यादा लोगों की टीम थी। लेकिन मैं कभी बैठता हूँ सोचता हूँ कि जब चित्त डेवलप हो जाएगा या एजुकेशन आ जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा। मैं अपने जीवन में वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके जाना चाहता हूँ ताकि इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा परेशानी ना हो कि भैया वहाँ है, वहाँ पड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, उठा लो, उसके ऊपर अपने करंट टाइम में फिर आप और बना लेना। राइट? लेकिन कैसा होना चाहिए, तो बहुत बहुत मुश्किल काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अम्बेडकर साहब को यूँ ही इज्जत नहीं मिली है ना। हमें समझ में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन पहली बार जब मैं गया इस फील्ड में तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मतलब बत्तियों से देता है दिमाग। राइट? ओके, तो हमारा जो है वो ये डेवलपमेंट वाला पार्ट 3.4 वाला, इसमें आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके लिखना ही लिखना है। ठीक है भाई? ओके फाइन। चूंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए, ये तो हम दिल्ली लेवल पे सब लोग चाहते हैं, यानी, और दर्द भी उठता है दिल में। अगर आपको पता चल जाए कि कोई भूखा सो गया है तो आपके दिल में दर्द उठेगा। आपका बहुत ही विकट कोई दुश्मन है और आपको पता चल जाए कि उसके घर में यार मतलब पूरे घर उसका जो है वो हफ्ते 10 दिन से भूखा सो रहा है। राइट? तो अंदर से जिसको हम बोलते हैं ना मन नहीं होता, वो असल में चित्त होता है, वो कचोटने लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ, कम से कम उसके बच्चों को तो दे दूँ खाना एटलीस्ट। राइट? तो ये इंसान की अपनी वो है, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकती, बढ़ ही रही है आगे। राइट? क्योंकि चित्त के बगैर हो नहीं सकता। इसको जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव। वो कह रहे हैं कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, योगेश्वर कह रहे हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि योग में हमेशा स्थित रहना, क्योंकि चित्त तभी डेवलप हो सकता है। योगिक प्रिंसिपल्स, योग में रहना मतलब ऐसा नहीं कि शवासन में पड़े रहना, ऐसा नहीं कि प्राणायाम खींचते रहना। राइट? योग में स्थित रहना मतलब कि योगिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली गुजारते रहना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव। योग युक्त होकर के, काल के काल मतलब लंबा समय, तो करंट वाला होता है, ये है समय चल रहा है, पास लंबा अनगिनत चलाते रहना, इसको अनगिनत लेवल पे चलाते रहना। राइट? वेलकम बैक। Now we are going to start our unit 4. Unit 4 is basically based on our Ashtang Yoga of Maharishi Patanjali, योग सूत्र। योग सूत्र के अंदर आपको अष्टांग योग दिए गए हैं। अष्टांग मतलब अष्ट अंग, अष्ट अंग है ना। अष्ट मतलब 8, राइट? अंग मतलब पार्ट्स, 8 पार्ट्स ऑफ योग। यहां पर हम लोगों को एक बात समझ लेनी, बल्कि 2 बातें समझ लेने की है। एक बात तो ये कि पार्ट्स में इसलिए बांटा गया है ताकि हमें आपको समझ में आ जाए
अदरवाइज है ये एक ही। योग तो योग है, योग को क्या डिफरेंट पार्ट्स में बांटोगे? ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी है, इसको डिफरेंट सिस्टम्स में क्या बांटोगे? लेकिन चूंकि हमें समझ में ही नहीं आ सकता जब तक हम पार्ट्स में नहीं बांटेंगे। कोई भी चीज़ हम पीसेस में ही समझ पाते हैं ना, पार्ट्स में ही समझ पाते हैं। कोई भी चीज़ एज ए होल नहीं समझ सकते। चाय कैसे बनती है एज ए होल समझ लो, ना मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे, राइट? तो इसलिए जो है वो महर्षि पतंजलि को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। उनको मालूम था कि इंसान की बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जो है, वो पार्ट्स में ही चीज़ों को समझती है, एज ए होल नहीं समझ सकती। तो योग को पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करके आपको बताया है कि उसके 8 पार्ट्स हैं। ये 8 पार्ट्स अलग अलग नहीं हैं, ये 8 पार्ट्स अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है। और वो एक ही को सबको आपस में मिला दो तो वो योग है। तो ये बात एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी जो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए पहले इसको। These 8 parts, अष्टांग योग। अष्टांग योग इज 8 parts of योग। अष्टांग योग इज 8 parts of योग। योग के 8 अंग अष्टांग योग है। गिवन इन योग सूत्र, गिवन इन योग सूत्र ऑफ महर्षि पतंजलि, गिवन इन योग सूत्र ऑफ महर्षि पतंजलि। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। These 8 parts, these 8 parts are not 8 parts. These 8 parts are not 8 parts. ये 8 पार्ट्स जो हैं, ये 8 अलग अलग पार्ट्स नहीं हैं, ये एक ही है। इसके आप टुकड़े टुकड़े नहीं करना। ये तो हमने समझने की भाव से, क्योंकि हम समझ नहीं सकते अगर हम पार्ट्स में बांटेंगे नहीं। दिस इज ओनली वन फुल, वन पार्ट मत कहो, वन फुल, वन होल, ऐसा बोले। दीज 8 पार्ट्स आर नॉट 8 पार्ट्स बट वन होल, वन कंप्लीट। यहां तक बात समझ में आ रही है? जैसे क्रिकेट में लेदर की बॉल होती है। लेदर की बॉल 2 तरह की बॉलें होती हैं। कौन कौन सी? हाँ, एक होती है 2 पीस और एक होती है 4 पीस। मैं 2 पीस की बात नहीं कर रहा अभी, हालांकि 2 पीस में भी एनालॉजी फिट है, लेकिन 4 पीस की बात कर रहा है। 4 पीस 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, उनको आपस में मिलाया गया है तो वो एक होल बनाए। अब आप उसमें से एक पार्ट बाहर निकाल लो, कह दो मैं इस बॉल से खेलूंगा, दैट बॉल विल नॉट बी अलाउड इन एनी मैच। इवन यू कैन नॉट थ्रो दैट, यू कैन थ्रो दैट बॉल बट यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट विद दैट बॉल, क्योंकि एक पार्ट उसका मिसिंग है। एग्जैक्टली, सारे पार्ट्स मिलेंगे और फिर उनकी रस्सियां भी होंगी छोटी छोटी, फिर वो पार्ट्स ही नहीं होंगे खाली, वो तो 4 पीस लेदर के 4 पीस हैं। अभी उसके अंदर सुतली है, अभी उसके अंदर कॉर्क की बॉल है, कॉर्क की बॉल ऊपर से एक और प्लास्टिक के कवर से ढकी हुई है, अभी तो बहुत सारे और पार्ट्स भी हैं उसके। अब आप कहो कि कॉर्क की बॉल नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल कॉर्क की बॉल नहीं होगी, सिर्फ सुतली होगी, आप मार के देखना जरा उसको। आपने जहाँ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा से मारा तो वहीं वो सुतली एक जगह से दब, अंदर से दब जाएगी। 80 किलोमीटर तक तो 2-4 ओवर चल जाएगी, उसके बाद वो दब दब करने लगेगी। उसके लिए आपको कॉर्क की बॉल अंदर ठोस मजबूत चाहिए होती है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब वो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉल के, अब इनमें से एक भी पार्ट आप कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल अंदर कॉर्क की बॉल रखो, ऊपर से सुतली गायब कर दो, या सुतली की मात्रा से, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल में 100 ग्राम सुतली लगती है, 100 ग्राम सुतली जो है, सुतली समझ लेना, और डोर जो होती है पतली सी भूरे रंग की,
हाँ, वो सुतली जो है 100 ग्राम, आप उसको 80 ग्राम इस्तेमाल कर लो तो बॉल सरकमफेरेंस में छोटी हो जाएगी। अच्छा, वो सरकमफेरेंस में छोटी होगी तो भी अलाउड नहीं होगी। 120 ग्राम कर दो, बड़ी हो जाएगी तो भी मैच में अलाउड नहीं होगी, राइट। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको उन्हीं की क्वांटिटी में भी रखना होगा। ये एनालॉजी ऐसे ही है, जैसे फुटबॉल छोटे छोटे पार्ट से बन करके बनी हुई होती है, उसका एक पीस बाहर निकाल लो, भाई 40 पीस हैं, 40 पीस में से एक पीस बाहर निकाल लो, छोटे से तो होता है टुकड़ा, है नहीं, निकाल लो, क्या जाता है, कोई नुकसान है क्या? बहुत बड़ा नुकसान है, पूरा टूर्नामेंट नहीं होगा। तो इसी तरीके से योग के 8 पार्ट समझाने के लिए आपको बताया गया। इनमें से एक भी चीज़ खींचोगे बाहर, या इनके पार्ट के पार्ट जो सब पार्ट्स आएंगे उनमें से एक भी चीज़ बाहर खींचोगे तो फिर काम आपका नहीं बनेगा, राइट। तो ये तो एक चीज़ हो गई। These 8 parts are not 8 parts, are 8 separate parts। लिख लो आप इसको, सेपरेट लिख लो इसमें। These 8 parts are not 8 parts, are not 8 separate parts, but one whole, but one whole। ये एक होल है नहीं, WHOLE। नहीं, हम लोग फिजिकल एजुकेशन के हैं, हम लोग अक्सर W खो जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन में बड़े बड़े हम लोग एक्सीडेंट करते हैं अंग्रेजी के साथ। एनी हाउ, दूसरा जो पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है कि इन व्हाट रिलेशन, इन व्हाट रिलेशन दूसरा है इन व्हाट रिलेशन वी आर डिस्कसिंग योग। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, किस रिलेशन में हम बात कर रहे हैं, राइट। किस रिलेशन में बात कर रहे हैं आप लोग, आंसर आपको पूछा जाएगा तो, अगर क्वेश्चन आए आपको परसों एग्जाम में, योग किस रिलेशन में बात करता है आपसे, चित्त के डेवलपमेंट बात करता है, और ह्यूमैनिटी, राइट, राइट, वेलफेयर ऑफ होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी। उस होल ऑफ द ह्यूमैनिटी में आप भी एक हिस्सा हो, आपका भी वेलफेयर। हाँ, यूनिवर्स भी कह लो, ब्रह्मांड कह लो, आप इसको बड़ा कर लो। मैंने कहा ये तो मिनिमम लेवल है, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये तो मिनिमम लेवल है इंसान होने के लिए। अभी आप इसके ऊपर और आ जाओ, लिविंग बीइंग्स कह दो तो और बड़ी बात है, ब्रह्मांड कह दो तो और बड़ी बात है। मतलब इससे नीचे लेवल पर तो कोई भी इंसान वो इंसान ही नहीं है। हम लोगों ने बात करी थी ना डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ चित्त, वो तो फिर डाउनफॉल हो गया उसका एनिमल लेवल पर। वंस अगेन, जैसे ही उसने नेचुरल पावर्स को अपने कंट्रोल में किया और सिर्फ अपना फायदा किया, तो जानवर ही तो जानवर करता है, जब उसको पावरफुल हो जाता है तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, हमेशा ही होता है, राइट। तो आप तो फौरन नीचे आ गए। इंसान होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी करें और समाज में जिनकी ज़रूरतें पूरी होने से किसी भी वजह से रह गई हैं उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करें, राइट। इन व्हाट रिलेशन, बेनिफिट ऑफ द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। आज की डेट में योग जैसे इस्तेमाल हो रहा है वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में? आज की डेट में जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश उसमें इस्तेमाल हो रहा है कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। जैसे अभी एक पार्ट आएगा आपका यम, यम का सबसे पहला पार्ट आएगा अहिंसा। अच्छा, अब अहिंसा तो आ गया, लेकिन अहिंसा जब तक बस मेरे ऊपर ना हो तब तक तो ठीक, दूसरों पे करने की बात आएगी
नहीं तो जुबान से तो हिंसा कर ही दूंगा मैं, 2-4 नेटफ्लिक्स कॉमन है। राइट, ओके। तो रिलेशन जो है वो योग का रिलेशन जो है समझने का, वो बेनिफिट ऑफ होल ऑफ द ह्यूमैनिटी। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ये मिनिमम लेवल है, इससे नीचे लेवल पर तो इंसान ही नहीं है। अभी आप इसको ऊपर कर लो, बेनिफिट ऑफ द होल ऑफ द लिविंग बीइंग्स, बेनिफिट ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड, होल ऑफ द ब्रह्मांड। आप देखो ना, अभी जो है वो नासा अपील कर करके थकी आ रही है, सारी UN, WHO, सारी साइंटिफिक बॉडीज़ दुनिया भरे के सब जगह वो लेटर दे दे करके परेशान है। क्या कि भैया पॉलीथीन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पॉलीथीन के कण जो है वो उसको स्पेस में मिल रहे हैं। अब स्पेस में तो हैं ही हम लोग, अर्थ के ऊपर ही तो रहते हैं ऐसे। तारक मुर्तज़ा तो ऐसे ही खड़े हैं, आप भी ऐसे ही खड़े हो, सब लोग स्पेस में ही तो लटके हुए हो। ऊपर क्या है आपके? स्पेस। हाँ, आपको ग्रेविटेशनल पुल ने रोका हुआ है, प्लस हज़ारों टन का प्रेशर पड़ा हुआ है, तो आप रुके हुए अर्थ से चिपके हुए। ये प्रेशर खत्म हो जाए एयर का भी, आप टुक से बाहर चले जाओगे, कोई जेट वेट ज़रूरत नहीं है आपको जाने की। राइट। अब ये जो पॉलीथीन उड़ी हवा में जा तो रही है ना, ये ऊपर ही जा रही है कहीं, तो उनको वो वहाँ मिल रही है। पहली बार उनको अंदाजा हुआ, पहले तो वो समझते थे कोई प्लैनेट तैर रहा है। एक बार जो है वो उनके किसी एस्ट्रोनॉट के उसमें चिपक गई, अब वो वापस आया लौट करके, तब उसने देखा, छुड़ाया उसको, देखा तो हमारे मोहल्ले की पन्नी है जिसमें दूध लेकर के मैं आया था। राइट। तो अब वो नासा परेशान की था, वहाँ पिन्नी उधर जा रही है, वहाँ पे मत फेंको उसको, बड़ी हादसे हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। राइट। बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तो मतलब अब आप इसको बड़े लेवल पे कर लो। हम लोग बार बार इसको जो है वो ह्यूमैनिटी लेवल तक ही रखेंगे, क्योंकि ये मिनिमम लेवल पे तो आए पहले हम पहले मिनिमम लेवल पे आए। पन्नी फेंकना ना फेंकना तो बाद की चीज़ है नहीं? राइट। एक जो है वो कौन कौन से रत्न होते हैं भाई भारत में? एक तो भारत रत्न होता है, और कौन सा प्राइज होता है नेशनल लेवल पर? विभूषण नहीं है? हाँ, पद्म विभूषण। राइट, पद्म विभूषण। एक डॉक्टर हेगड़े हैं, साउथ के डॉक्टर हेगड़े। राइट। डॉक्टर हेगड़े जो हैं वो, उनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। राइट। तो वो डॉक्टर हेगड़े जो हैं वो इसी बात को कहते हैं कि मिनिमम लेवल, मैं बॉडी की बार बार बात आपसे, क्योंकि वो है ही फिजिकल मेडिसिन के डॉक्टर, तो कहते हैं कि बॉडी लेवल पे मैं इसलिए बात करता हूँ कि जो है वो मिनिमम लेवल तो यही है, कम से कम फिजिकल तो कंफर्ट पहुँचा दो किसी को प्यास लगी है तो पानी तो दे दो कम से कम, उसको भूख लगी है तो उसको कम से कम खाना तो दे दो। तो हम लोग जो हैं वो यहाँ पर जो योग के बारे में जितना भी बात करेंगे, वो सारा हम जो है वो ह्यूमन रिलेशन में बात करेंगे, ह्यूमैनिटी के रिलेशन में बात करेंगे, पर्सनल लेवल की बात नहीं करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? राइट। योग को जब आप ह्यूमैनिटी लेवल पर बात करेंगे तो फिर जो है वो ऑल टुगेदर, मतलब योग की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। चूंकि अभी पर्सनल लेवल पर इस्तेमाल हो रहा था, तो यम और नियम समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो यम और नियम की प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी। राइट। जो पर्सनल लेवल पर कर सकते थे फायदे के लिए, वो उतना ले लिया था, उसी को योग कह रहे थे, उसी को योग के नाम से मशहूर कर रहे थे। हो रहा था, हो गया था पिछले 1500-1700 सालों में, यानी आसन प्राणायाम। अभी तक मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी 70 साल 60 साल तक पहले तक जो है वो योग सिर्फ आसन और प्राणायाम के नाम से मशहूर था, पिछले 1500 साल से। अभी पीछे जो है वो कुछ रिसर्चेज हुई तो ध्यान के बारे में कुछ लोग बात करने लग गए। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान
बहुत किसी को याद है, कुछ और चीज़ें जानता है, तो वो क्रिया और मुद्रा। अच्छा, ये सारी आपकी अपनी रिलेशन में, राइट। तो अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो तमाम ह्यूमैनिटी के रिलेशन में बात करेंगे, क्योंकि बेस्ट योगी किसको कहा योगेश्वर ने? उसको कहा है जो दूसरों के दुख और दूसरों के सुख को अपना दुख और अपना सुख समझता है, राइट। और वो ह्यूमैनिटी की बात है, टोटल कंप्लीट ह्यूमैनिटी की बात है। तो इसमें जो है वो हम लोग सबसे पहले जो है वो डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने यम, नियम, आसन, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशंस लिखी हैं जो चल रही हैं समाज में, राइट। जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जिस नाम से मशहूर होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला तो है यम, देन है नियम, देन प्रत्याहार, नहीं सॉरी, देन आसन, प्राणायाम, देन प्रत्याहार, देन धारणा, देन ध्यान, देन समाधि। ये हमारे जो है वो 8 पार्ट्स हैं। इनकी पीपीटी मैं आज पहुंचा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। राइट। इसमें जो है वो हम लोग धारणा, ध्यान और समाधि, आपको याद है क्या कि हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं? धारणा का क्या है? सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, धारणा के 4 वर्ड्स हैं बस। याद करना बहुत आसान है। आप अपने, मैं वीएम हॉल का जानता हूँ, वीएम हॉल का कोई भी हॉस्टल से निकले अपने कमरे से और टॉयलेट जा रहा हो और कमरे से निकल के टॉयलेट तक जाएगा, उसको वो 4 वर्ड्स याद हो जाएंगे। हाँ, देश बंधश चित्तस्य धारणा। टॉयलेट तक जाए, नहीं टॉयलेट में नहीं, याद करना। उसके बाद वापस आना, उसके बाद वापस आना तो ध्यान याद हो जाएगा। तत्र प्रत्यय एकतानता, एक सतान के रखना, हो गया। इतना आसान था, राइट। देश बंधश चित्त, इसे कहते हैं धारणा। तत्र प्रत्यय एकतानता, इसको कहते हैं ध्यान। समाधि थोड़ी बड़ी थी, तदैव आर्थ भाव निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, नहीं। तो इसके लिए जो है वो 2 बार बाथरूम हो जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, नहीं। ओके फाइन। तो ये हम लोग कवर कर चुके थे, फिर भी हम लोग एक बार और कवर कर लेंगे इसको, रिपीटिशन, अगर टाइम मिला। हम लोग ऊपर के जो है वो 5 पे हम लोग खास ध्यान देंगे, ठीक है। राइट। सबसे पहले जो है वो हम यम के ऊपर बात करेंगे। यम, यम जो है वो 5 हिस्सों पे डिवाइडेड है, 5 हिस्सों से। यम जो है, यम के अपने 5 हिस्से, योग के 8 हिस्से। जी आइए, योग के 8 हिस्से और यम के 5, नियम के 5, राइट। यम के 5, नियम के 5, राइट। यम का सबसे पहला हिस्सा हमारा है जो सब पार्ट है, अहिंसा। अहिंसा, अ प्लस हिंसा। हिंसा मतलब किसी को भी किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचा देना, किसी को भी किसी भी तरीके की। हिंसा का मतलब कभी ये नहीं कि आपने उसका खून निकाल लिया बस खाली। अहिंसा, अ प्लस हिंसा। अब इसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
हिंसा हम कहते हैं आमतौर से, हम उसको सिर्फ खून के रिलेशन में बात करते हैं, मतलब खून लाल रंग का हमको दिखाई दिया मतलब किसी ने हिंसा कर ली, नहीं। अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो हिंसा, इसको तो कभी नहीं काम नहीं कि उसकी कोई हिंसा हो गई। असल में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत सारे मीनिंग्स लिए हुए होता है, बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत सारे मीनिंग्स लिए होता है, लेकिन किसी एक खास पर्टिकुलर मीनिंग के साथ इस्तेमाल होने लगता है बस वो, और फिर वो उसका इतना चलन चल जाता है कि वो हमारे जेनेटिक कोड में आ जाता है कि उसके अलावा हमें कुछ और सुझाई ही नहीं देता। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे, जस्टिस डिनाइड, आपको न्याय नहीं मिला, आपकी हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? अब इसमें तो खून नहीं बहा, लेकिन हिंसा तो हो गई ना आपकी, चोट तो लग गई ना आपको, चोट तो आपको पहुंचाई गई ना, ठेस तो पहुंचाई आपको, दैट ठेस इज हिंसा। लेकिन इस नाम से मशहूर नहीं है हिंसा आज हमारी डेट में। क्यों नहीं है? क्योंकि एक चलन चल गया, एक पर्टिकुलर एक वर्ड, उसका एक मीनिंग बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है होम, होम HOME, ठीक है? आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अनएब्रिज्ड कहते हैं, जिसमें एक वर्ड के सारे मीनिंग दिए हुए हैं अभी तक जितने भी चल रहे हैं सब। एक होती है एब्रिज्ड, एब्रिज्ड कहते हैं छोटी, मतलब कॉमन जो मीनिंग है उसके। अनएब्रिज्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि 37 मीनिंग्स हैं होम वर्ड के। हमारे आपकी जिंदगी में होम वर्ड का मतलब क्या होता है? बस। अब अच्छी अंग्रेजी, अच्छा इस्तेमाल शब्दों का जो जितना कर लेता है, जिसको जितने शब्दों के बारे में ज़्यादा पता है, उसके आइडियाज़ भी उतने जनरेट होते हैं। क्योंकि आपका कोई भी आइडिया शब्दों में ही तो आता है, हवा में थोड़ी आता है आइडिया, और शब्दों का मीनिंग पता नहीं है। सुकून से किसी जगह बैठे रहना, इसको भी होम बोलते हैं। आपने अपने जीवन में कितनी बार इसको एज ए होम इस्तेमाल किया? सुकून से बैठे रहना, एक जगह, किसी जगह एक जगह बैठ जाओ, जैसे कहते हैं ना फील एट होम। धूप में है, आप मेरा मैच देखने आए हो, धूप में सड़ी गर्मी में बैठे हुए हो, और मैं कह रहा हूँ यार फील एट होम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा सारा, फील एट होम। अब होम मतलब अब आप कहोगे यार घर तो था नहीं, यार सर ने क्या बोल दिया। क्यों? वो हमको एक ही मीनिंग उसका पता है, राइट? द सेम इज ट्रू विद दिस हिंसा वर्ड। अब हिंसा के लिए आपको कोई किसी भी तरीके की चोट लग गई, यानी कोई भी आपने बेरहमी का काम कर दिया, किसी की बेइज्जती कर दिया आपने, ये सब अहिंसा के सेंस में कि बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, राइट? मृत्यु, है नहीं? देखिए हर चीज का अपना एक, हर वर्ड का अपना एक रिलेशन भी होता है। एक वर्ड होता है जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, हत्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं ना हत्या। एक हम बोलते हैं वध। दोनों में फर्क नहीं। वध मतलब योगेश्वर श्री कृष्ण ने वध किए या हत्या की? अरे यार एग्जैक्टली, मतलब मृत्यु तो दोनों में हो रही है। अच्छा, एक होती है आत्महत्या, वो भी हत्या। देखिए जब आपने अपनी जान खुद ले ली तो रिलेटिव है ना सारी चीजें। हत्या कैसी? किसी के ऊपर आपने हिंसा करके हत्या कर दी, मृत्यु दे दी उसको, दैट इज हत्या। तमाम ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए आपने हत्या कर दी, वध। यानी उसी मृत्यु जो आपने अत्याचार करके करी थी, हिंसा करके करी थी, उस पे आपको भी फांसी पे लटका दिया जाता है। बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए आपने हत्या कर दी, उसी पे आपको जो है वो अवार्ड मिलता है, रैंक बढ़ती है, प्रमोशंस होते हैं, मतलब कुछ भी कह लो आप उसको। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर वर्ड जो है वो अपना एक रिलेटिव यूज रखता है, हर वर्ड, राइट? तो जब हम लोग बात कर रहे हैं हत्या, मृत्यु मतलब हत्या,
किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार करके आपने उसको किसी भी तरीके से मार दिया, राइट, दैट टाइप ऑफ मृत्यु इज हिंसा, दैट टाइप ऑफ इज हिंसा। ठीक है। इसी तरीके से जो है वो अन्याय, कोई साइकोलॉजिकल लॉस, मीन्स जिसको कहते हैं ना ईगो को ठेस पहुंचा देना, किसी की बेइज्जती कर देना किसी के सामने, शब्दों से ही कर देना, नजरों से कर देना। आप जब चित्त लेवल पे अपने को ले जाओगे, चित्त लेवल पे आप डेवलप करोगे, तो आप थॉट लेवल पर भी किसी की बेइज्जती नहीं कर पाओगे। इतना ट्रेंड हो जाएंगे आप, थॉट लेवल पे भी नहीं कर पाओगे किसी की बेइज्जती। हाँ, उसके एक्शंस को तो सोचोगे कि नहीं ये एक्शन तो खराब है, क्यों? क्योंकि ये तमाम ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ये काम। एज ए इंसान इसकी अपनी एक इज्जत है, वो अपनी जगह बैठ गया, राइट। किसी की वीकनेस का फायदा उठा लेना इज ऑल्सो ए हिंसा। भाई कोई एक बहुत इमोशनल आदमी है, आपने उसको इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया कि उसने आपके लिए कुछ भी काम कर दिया, उसके बाद उसने इतना बुरा लगा उसको कि उसने आत्महत्या कर ली, तो आपने उसकी हिंसा कर ली, राइट। उसकी वीकनेस का आपने फायदा उठा लिया। किसी का जो है वो अंडर डेवलपमेंट मतलब जितना पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को आपने निखरने ही नहीं दिया, क्योंकि किसी और का भाई भतीजावाद आ गया, वो उस पोस्ट उस पोजीशन के काबिल नहीं था, वो टीम में उस जगह के लिए अलाउड नहीं था, नहीं होना चाहिए था, पोटेंशियल है ही नहीं उसको इतना, लेकिन आपने फिर भी उसको दे दिया, आपने उसको फिर भी दे दिया। तो एक को तो आपने अंडर डेवलप किया, और दूसरे को ओवर डेवलपमेंट किया। उसकी वो पोजीशन ही नहीं थी कि वहां पे खेले जा करके, लेकिन आपने उसको इंडिया की टीम में पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी भाई भतीजावाद कि उसमें किसी स्ट्रांग पोजीशन पे, उसका बाप उसका चचा कोई XYZ, इससे बहस नहीं है, तो उसका ओवर डेवलपमेंट हो गया और इसका अंडर डेवलपमेंट हो गया। ये दोनों हिंसाएं हैं, राइट। जैसे माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, द सेम इज ट्रू फॉर ओवर डेवलपमेंट। नहीं, जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से दो, ना नीचे ना कम ना ज्यादा। जब यौगिक समाज आ जाएगा, यौगिक मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, देन नो वन विल बी अलाउड फॉर ओवर डेवलपमेंट। इवन जितना ड्यू होगा बस उतना ही मिलेगा। यहाँ तक का लेवल है, रणजी तक का लेवल है, वेजी ट्रॉफी का लेवल है, नहीं यहीं तक खेलो, नहीं है ऊपर तुम्हारे खेलने का, नहीं मत खेलो, राइट। या डेवलप करो अपने को इतना, राइट। ये बड़ा मशहूर है, अहिंसा परमो धर्म। इतना मशहूर है कि हमारे और आपके जेनेटिक कोड में ये लगा हुआ है, राइट। और ये मशहूर कहां से हुआ है? ये महात्मा गांधी से मशहूर हुआ है। भारतीय संस्कृति में ये इनकम्प्लीट वर्ड है, भारतीय संस्कृति में ये इनकम्प्लीट है, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन उस वक्त की कंडीशंस कुछ ऐसी थी महात्मा गांधी की कि महात्मा गांधी ने उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया और आधा पोर्शन उसका इस्तेमाल किया। भारतीय संस्कृति इसका पूरा, वो हमको आपको पता भी नहीं, किसी को हवा भी नहीं है उसको, इसके पूरे किए, वो आएगा, पूरा भी आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अहिंसा परमो धर्मा तो हमारी किताबों में छपा हुआ है, जेनेटिक कोड में लगा हुआ है। और ये अभी कितने साल पुरानी बात है? 70 साल पुरानी। मैंने आपसे कहा ना कि 3 जनरेशन लगती हैं बदलने में। अब आपके जेनेटिक कोड में चला गया ये अहिंसा परमो धर्मा। 70 साल पहले पूरा इस्तेमाल होता होगा। आज की डेट में कोई भी किताब उठा करके देख लो, अहिंसा परमो धर्मा ही चलेगा बस। तीसरी जनरेशन आप बैठे हो गांधी जी के, 70 साल में तीसरी जनरेशन आ गई, तीसरी जनरेशन बैठ गई है
और इसको सिर्फ अहिंसा परमो धर्म ही पता है। मैं कह रहा हूँ ना, जनरेशन चेंज हो जाती है, तीसरी जनरेशन में पूरी क्रांति अगर आपको लानी है तो तीसरी जनरेशन में आ जाती है। तो अहिंसा परमो धर्म, लेकिन पूरा जो इंडियन संस्कृति है वो क्या कहती है? वो कहती है धर्म हिंसा तथैव च। धर्म हिंसा, ये पूरा सेंटेंस है इंडियन कल्चर का। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। राइट। अहिंसा परमो धर्म मतलब अहिंसा जो है वो परम धर्म है, सबसे उच्च धर्म। मतलब हमें समझ लेना चाहिए, धर्म मतलब जो है वो कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई इस्लाम धर्म नहीं, कोई ईसाई धर्म नहीं, राइट, कोई यहूदी धर्म नहीं। धर्म का मतलब होता है, मीन्स संस्कृत लैंग्वेज में धर्म का मतलब होता है इंसानों को जो ड्यूटी निभानी है, उस ड्यूटी को जो निभाते हैं, उसके जो कोड्स होते हैं उनको धर्म बोलते हैं। इंसानों को की जो ड्यूटी है, इंसानों की जो ड्यूटी है, राइट, इंसानों की ड्यूटी क्या है? क्या चीज? गिविंग, राइट। और बोलो कुछ बड़ा, राइट। अपने लिए अच्छा करना और तमाम इंसानों के लिए अच्छा करना, अपना फायदा करना और तमाम इंसानों का फायदा करना। दिस इज द धर्म, दिस इज द मीन्स, आप इसको धर्म मैं नहीं कह रहा अभी, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, ऑफ माई लाइफ, ऑफ एवरीवन्स लाइफ। अभी ये अलग बात है कि वो चूंकि चित्त हट गया है तो ये ऑब्जेक्टिव भी हट गया है ऑल टुगेदर, राइट। अपना फायदा और दूसरों का फायदा, ये हर किसी का काम है। अच्छा, इसको बोलते हैं धर्म, इसको बोलते हैं धर्म। ये समझ लें बहुत अच्छे से। अच्छा, अब देखिए आप, अहिंसा परमो धर्म, सबसे ऊंचा धर्म तो अहिंसा है। धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ जाए तो तथैव च, जरूरी है कि उसको कर दो। तमाम ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के सारे कारण परमो धर्म, ठीक है, यहां तक समझ में? अगर तमाम ह्यूमैनिटी के नुकसान की चीज है तो उसकी हिंसा कर दो। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर दी, लेकिन धर्म हिंसा तथैव चा के लिए, धर्म हिंसा तथैव चा के लिए, राइट। तमाम इंसानों की बेनिफिट के लिए किसी के जीवन को बिल्कुल एक कोने में ढकेल के बंद कर देना, सलाखों के पीछे जिसको हम कहते हैं। तमाम ह्यूमैनिटी को सुकून से जिंदा रहने दो, राइट। वैसे आप, किसी ने कुछ ना नुकसान किया हो, आपके पास ताकत आ गई, आपने मुझे उठा करके एक कोने में बंद कर दिया समाज के एक हिस्से में, जिसको जेल बोलते हैं या सलाखों का पीछे कहते हैं, राइट। तो आपने मेरी हिंसा कर दी। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी हरकतें कर बैठा हूं या कर रहा हूं कंटिन्यूसली, जिससे समाज डरा हुआ है कि पता नहीं कब हमारे साथ ये कर दे, अब जरूरी है ना कि उसको कंट्रोल करके अंदर बंद करना, तो धर्म हिंसा तथैव च, तमाम इंसानों के फायदे के लिए, तमाम इंसानों के फायदे के लिए अगर तुमको हिंसा करनी पड़ जाए तो तथैव च, तमाम इंसानों के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, तमाम इंसानों के फायदे के लिए, राइट। तो ये पूरा भारतीय संस्कृति में ये पूरा सेंटेंस ऐसे चलता है। गांधी जी ने इसको ऐसे इस्तेमाल किया सिर्फ अपने लिए,
नहीं, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ ये समझाने के लिए, क्योंकि उस वक्त इतनी बुद्धि नहीं थी लोगों में और कंडीशन भी वो नहीं थी। उनको वो 2 वक्त का तो खाना नहीं मिल रहा था लोगों को, राइट। तो ऐसे में सिर्फ इतना समझा देना कि हमें उनको नहीं मारना है। अब उसके लिए उनको जोड़ना तो संस्कृति से ही पड़ेगा ना। तो संस्कृति से जोड़ करके उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, भैया अंग्रेज हमें चाहे कैसे ही मार ले, हमें पलट के नहीं मारना, हमें पलट के कुछ नहीं कहना है उनसे। वो 10 डंडे मार रहे हैं, 10 डंडे मतलब गोली मार रहे हैं, वो गोली मार रहे हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे अपने मिशन से, हम नहीं रुकेंगे। डांडी मार्च पे हमें जाना है, हम जाएंगे, वो जैसा जो चाहे करें, पलट के जवाब नहीं देंगे। उसको इस्तेमाल, उसको मोटिवेट करने के लिए हर किसी चीज़ के लिए एक नारा चाहिए होता है ताकि वो अंदर घुस जाए दिमाग में। उसके लिए उन्होंने आधा हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया और बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया और बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल किया, राइट। सत्य दूसरा वर्ड है, यम का दूसरा पार्ट है सब क्लासिफिकेशन, सत्य। ये मैं डेफिनेशन आपको भेज दूंगा, आप ही लोगों के लिए मैंने लिखा है इसको, ताकि आप लोगों को थोड़ा है ना इसको मुश्किल ना हो। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके भेज दूंगा अगर आप चाहें तो, राइट। सत्य, हम लोग बार बार बात कर चुके हैं सत्य को, कि वो चीज, सत्य उसको कहते हैं जो आपको नंगी आंखों से, विद योर नेकेड आइज, आप उसको देख लें कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, होता हुआ देख लें उसको, बातों से नहीं, होता हुआ देख लें तो सच। अगर होता हुआ नहीं देख पाए आप उसको तो वो सिर्फ वादे ही वादे, हवाई फाइल। उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल ली थी, आजकल जो इलेक्शंस होते हैं उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज आते हैं, है नहीं, तो उसमें कुछ पार्ट तो उसके सत्य पे हो जाते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो हवाई फायर होते हैं, जो सिर्फ दिल को लुभाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, अरे यार ऐसा हो जाएगा तो सच में मज़ा आ जाएगा, लेकिन होता हुआ नहीं है। नहीं, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ज़रूरतें इंसानों की जानबूझ के रोक करके रखी जाती हैं, वरना वो हमारे लिए काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वरना वो वोट ही नहीं देगा। उसको नौकरी मत दो, नौकरी मत दो यूथ को। जब इलेक्शन आएगा तो हम जो है वो 5 करोड़ नौकरियों का वादा करेंगे। अच्छा, जब 5 करोड़ का वादा करेंगे तो ये 37% जो यूथ बैठा है ये तब वोट देगा। राइट और रॉन्ग? अभी ज़रूरत है रोके रखो इनकी, इलेक्शन के टाइम पे निकालेंगे। आपने एक चीज़ बहुत कॉमन ऑब्जर्व की होगी, आई डोंट नो आपने की है कि नहीं की, लेकिन फेस सबने करी है। सड़क बनती है, बनी 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 बनी, एक थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं, नहीं? राइट और रॉन्ग? क्यों? इलेक्शन आएगा तो बनाएंगे। वादा किया है सड़क बनाने का, बना तो रहे हैं, अब फंड खत्म हो गया, इलेक्शन के टाइम पे सारा फंड आ जाता है। मतलब मैं ये कॉमन, बहुत कॉमन प्रैक्टिस बता रहा हूं जो आप और मैं रोज देखते हैं, है नहीं? तो ये ज़रूरतें, इसको ज़रूरत क्या है? अच्छी सड़क आपकी ज़रूरत है ना, राइट? अच्छी सड़क की ज़रूरत रोक ली उन्होंने एक दायरे तक, ताकि वो ज़रूरत अब हम तब पूरी करेंगे, अरे यार देखो ना इन्होंने काम किया, ऐसा। ठीक है? तो कोई भी चीज़ जो आपको अपनी आंखों से होती भी दिखाई दे जाए, बातों से तो हुई लेकिन आंखों से दिख भी जाए, वो कंप्लीट होती भी, तब उसको सत्य बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल दिए। पानी को संस्कृत भाषा में सत्य, सत्य उसका पर्यायवाची वर्ड है, हवा के लिए नहीं है। जबकि पानी और हवा की सेम कैरेक्टरिस्टिक है, जिस बर्तन में जाते हैं वैसे ही रूप ले लेते हैं, लेकिन पानी दिख जाता है,
हवा दिखती नहीं, इसलिए तरल पदार्थ कोई भी हो उसको सत्य बोलते हैं, राइट। ये वही सत्य का पार्ट है, राइट। अस्त्य, अस्त्य, अस्त्य कहते हैं किसी की चीज को किसी भी चालबाजी से अपने कंट्रोल में करके रख लेना। अब चाहे वो ताकत हो, ताकत से छीन लेना, जुगाड़बाजी से छीन लेना, नहीं, आपको रूल्स ज्यादा पता है, रूल्स का इस्तेमाल कर लिया आपने, ऐसा कि आपने छीन लिया उससे, उसको बेचारे को रूल नहीं पता था, जब तक पता चला जब तक उसका नुकसान हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने समाज में दिख जाएंगे। कोई भी चीज अनलॉफुली किसी से, उसकी चीज है लेकिन आपने उसको छीन लिया या ले लिया, चालाकी के साथ ठग लिया, कानूनन तौर पे, कानूनी तौर पे आपने उसको अपना बना लिया, थी उसकी, अस्त्य। अब आपने कितना ही वो किया था, कमाया था, आपकी जरूरत पूरी हो गई, अब वो दूसरे का था, अब आपने उसको अपने पास, ये तो मेरा है, अस्त्य, राइट। दूसरों की चीजों को जो दूसरों के लिए थी, आपकी तो जरूरत पूरी हो गई थी, अब वो दूसरों के लिए थी, लेकिन आपने उसको जो है दबा के रख लिया। अब वो कानूनन तौर पे भी हो सकता है, मैंने कहा ना आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स, क्योंकि फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है सारे रूल्स, इसलिए जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे ही होंगे सारे, राइट। अस्त्य, उसे कहते हैं अस्त्य। ब्रह्मचर्य, अगेन ब्रह्मचर्य जो है वो एक पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल होने लग गया, और ओरिजिनल जो इसका मीनिंग है ऑल टुगेदर लॉस्ट। ब्रह्मचर्य वर्ड आपको देखो कैसा है, ब्रह्म प्लस चर्य, चर्य कहते हैं डेली रूटीन, शेड्यूल, आपका दिन भर का शेड्यूल, दिन भर का आपका शेड्यूल ब्रह्म बेस्ड होना चाहिए। ब्रह्म बेस्ड मतलब ऑलमाइटी गॉड ने जैसा आपको बोला है अपने जीवन को गुजारना, जिंदगी को गुजारने के लिए, वैसा आपका होना चाहिए। अगर आपका वैसा है, दैट इज ब्रह्मचर्य। यू आर लीडिंग योर लाइफ विद ब्रह्मचर्य। अब इसको जो है वो सिर्फ एक ही सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ एक सेंस में, राइट और रॉन्ग, वो ब्रह्मचारी। भारतीय संस्कृति में बड़े ब्रह्मचारियों में से, बड़े ब्रह्मचारियों में से जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, बड़े ब्रह्मचारियों में से, मतलब टॉप 3 मानो आप, योगेश्वर श्री कृष्ण, एक से ज्यादा पत्नी है। जिस सेंस में हम ब्रह्मचर्य इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो फिर तो वो नहीं होने चाहिए ब्रह्मचार्य, है नहीं। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मचारी हैं, और हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं करी, उन्होंने कभी शादी नहीं करी, वो भी हैं ब्रह्मचारी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मसला जो है वो शादी होना ना होना, सेक्स होना ना होना, मसला इसका नहीं है। ये वर्ड अपने आप में जो है वो गलत कॉनोटेशन में इस्तेमाल होने लग गया है आज। ओरिजिनल मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य इज
लीडिंग योर लाइफ ऑन द प्रिंसिपल्स गिवन बाय द ऑलमाइटी गॉड, दैट इज ब्रह्मचर्य। लीडिंग योर डे टू डे लाइफ, इसको और लिख लो ऐसे करके, लीडिंग योर डे टू डे लाइफ, रोजाना की, रोजमर्रा जिसको बोलते हैं हम लोग उर्दू में, डे टू डे लाइफ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, based on the principles of Almighty God. और हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिस प्रिंसिपल पे पूरी दुनिया बनाई गई है वो योग प्रिंसिपल है, उसको हम लोग योग के नाम से जानते हैं। टोटल लाइफ ऑफ ए योगी, दैट इज द ब्रह्मचर्य, दैट इज द ब्रह्मचारी। इस वजह से योगेश्वर श्री कृष्ण जी को सबसे बड़ा ब्रह्मचारी बोला जाता है, क्योंकि योगेश्वर है ना, यानी द सेम इज ट्रू विद हनुमान जी, द सेम इज ट्रू विद श्री रामचंद्र जी। मतलब मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ करके योग को यहाँ पर बैठ के समझते हैं। पूरी दुनिया में इस तरीके के लोग होंगे, लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से पुकारे जाते हैं। अभी आप गौतम बुद्ध कह लो, अभी आप महावीर कह लो, अभी आप कबीर दास जी कह लो, यानी अभी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, राइट। अपरिग्रह, अपनी जरूरत से ज्यादा जमा करके ना रखना। योग तो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख देगा, और इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख देगा। आ तो जाएगा, और आ जाएगा 35-40 सालों में। अपरिग्रह, जमा करके तो रखना ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाएगा। अच्छा, जिस मोमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना, वह होंगे ना बहुत से लोग हम में से होंगे, नहीं देना चाह रहे, जमा करके रखना चाह रहे, राइट। अच्छा, जमा करके रखने पे जेल हो गई। अभी सुन करके हंसेंगे हम लोग, अजीब सा लगेगा, लेकिन 35-40 साल बाद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। शुरुआत हो चुकी है पीछे 5-6 साल से। जब तक आप लोग थोड़े बुढ़े हो जाएंगे कोई बात नहीं, 55-60 के ही तो होंगे, ज़्यादा थोड़ी होंगे, 2-4 लोग जेल चले जाएंगे आप में से। एनी हाउ, अपरिग्रह, किसी भी चीज का संचय अपनी आवश्यकता से ज्यादा, किसी भी चीज को जोड़ के रखना जो आपकी आवश्यकता से ज्यादा है, ये प्रिंसिपल है। यानी हम लोगों ने बात करी थी ना, ओवरऑल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। सूरज को जितनी हीट की जरूरत है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होना है उसका हीलियम और हाइड्रोजन, राइट, तो जितना उसको होना है, जितनी हीट की जरूरत है उतनी हीट वो अपने पास रखता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैदा हो रही है तो बाहर निकाल रहा है, तो आपको दे रहा है, सबको दे रहा है। कितने प्लैनेट्स उसकी वजह से चल रहे हैं? नहीं, सारे प्लांट्स ये कर रहे हैं, सारी नदियां ये कर रही हैं। जितना पानी जमीन को चाहिए जमीन ले रही है, चूस रही है, उसके बाद वो आगे बढ़ा देती है टक से, और वो नदी पूरी परवाह में, क्योंकि नीचे चाहिए ही नहीं है वो। हाँ, पहले अपनी जरूरत पूरी कर लेगा वो। कहीं जमीन सूख जाएगी तो पहले पानी जाएगा तो वो सूखा लेगी, आपको नहीं देगी ना, पहले मुझे चाहिए। एक बार उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, अब वो आगे बढ़ा देगी 10-20 फीट, 50 फीट, 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, पानी आगे बढ़ जाएगा। तो दुनिया की हर चीज़ इस पे काम कर रही है। एक इंसान है, क्यों? क्योंकि इंसान को फ्रीडम दी गई है, इंसान को फ्रीडम मिली हुई है, तो उसकी मर्जी है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। तो फिर उसके लिए कानून बनाने पड़ते हैं, भाई करेगा कैसे, नहीं तो। अपरिग्रह, तो ये 5 हैं, ये यम यहाँ पे खत्म है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, देन अस्त्य, देन ब्रह्मचर्य, देन अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्त्य,
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनमें से एक भी नहीं है जो सेल्फिश है। अगर सेल्फिश इस्तेमाल करोगे तो कर ही नहीं पाओगे इसको। मुझे अपनी जरूरत से ज्यादा जमा करके नहीं रखना है, नहीं रखना है तो क्या नाली में फेंक दूं? अरे भाई आपको समझ में देना पड़ेगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि जब योग को ये समझा गया सेल्फिश लेवल पे, तो यम और नियम की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो योग को समझना है तमाम ह्यूमैनिटी के लेवल पर, तमाम ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लेवल पर, तब तो आप यम समझ पाओगे। वरना क्या जरूरत है ब्रह्मचर्य की? अरे यार फालतू है नहीं, जितना काम का है उतना करो। ज्यादा कौन सा राजा कहते हैं वो जब ज्यादा कोई ईमानदारी की बातें करता है तो? हरिश्चंद्र हैं? हाँ, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद रहे हैं हमारे यहाँ, तभी तो ये इस्तेमाल हो रहा है ना ये वर्ड, राइट? जो होंगे योगी पक्के, लेकिन ऐसा इस्तेमाल हो रहा है उनके लिए, राइट? एनी हाउ, तो ये हमारा यम था। अभी हमको नियम, नियम, राइट? सबसे पहला इसमें शौच, शौच। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एक प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस किया था, इसको लिखिए मत, तो अभी तो आपको स्लाइड मिल ही जाएगी आज। टाइम वेस्ट होगा क्या फायदा? हम लोग 11:30 तक बैठे हैं, बस 11:25 तक। देखिए हम लोगों ने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि एक वर्ड जब अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज से निकल के किसी दूसरी लैंग्वेज में जाता है तो या तो ऑल टुगेदर अपना मीनिंग खो देता है, या उसके मीनिंग में बहुत डाइल्यूशन, बहुत मुलायमियत आ जाती है। ऐसा ही है ना? यहां पे जो शौच वर्ड है, ये शौच असल में ये है संस्कृत का वर्ड। हिंदी में भी शौच इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक ही सेंस में इस्तेमाल होता है, शौचालय। वो भी पवित्रता ही है, लेकिन वो सिर्फ एक ही सेंस में इस्तेमाल होता है। यहां शौच मतलब दिल, दिमाग, विचार, हर चीज की पवित्र, शरीर, हर चीज की पवित्रता, क्लीनलीनेस ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, नॉट फिजिकल बट साइकोलॉजिकल। आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग? ऐसा कहते हैं ना सब लोग, राइट? सोच पवित्र होनी चाहिए। ये अलग बात है कि जब हम चाहते हैं दूसरे की सोच तो पवित्र होनी चाहिए, जब हम अपनी सोच दूसरे को दें तो वो मिक्स होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे है, जैसे भी हासिल हो जाए उससे, जैसे भी मिल जाए। तो सबसे पहला है शौच, देन संतोष, संतोष, संतोष बोल सकते हैं क्या हम लोग? संतोष नहीं, संतोष, हाँ, शाह। संतोष, ये नियम है आपके जीवन का। हम लोगों पर टाइम नहीं है तो हम लोग इस पे आज की साइकोलॉजिकल स्टडीज, ये तो बात है 2500-3000 साल पहले की है, आज की साइकोलॉजिकल स्टडीज हम लोग एक एक चीज़ पे डिपेंड करते हैं ना। अगर हम लोग तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कितनी स्ट्रांग चीज़ें हैं ये सारी। तपस्या, तपस्या, अस्य कहते हैं किसी राह से गुजरने को,
पाथ से, किसी पाथ से गुजरने को, और तप कहते हैं ताप वाले रास्ते से। ताप, ताप समझते हैं? गर्मी वाला रास्ता, हीट, परेशानी वाला रास्ता, मतलब सुकून वाला नहीं है वो, संघर्ष जिसको आप बोलते हो, स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग पाथ। स्टूडेंट का, आप लोगों का जो रास्ता है, आप लोगों का जो रास्ता है वो ताप का रास्ता है, स्ट्रगलिंग पाथ है। अभी स्ट्रगल करना है आपको, राइट? अभी जो है वो आप जितनी गर्मी बर्दाश्त कर लोगे, गर्मी ये फिजिकल वाली नहीं बस, है नहीं? हाँ, खुर्रम सर की गर्मी भी है, वो अलग तरह की गर्मी है। नौशाद सर की है, वो अलग तरह की है। ये गर्मियाँ हैं सारी, स्ट्रगल्स हैं। तारिक सर की है ना? हाँ, चित्त की गर्मी वो अलग तरीके की गर्मी है। और सबने दिमाग खराब कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पकड़ें कहाँ छोड़ें, ऐसा भी हो रहा है, राइट? बहरहाल तो ये, हाँ, अपनी खुद की भी गर्मियाँ हैं बहुत सारी। तो ताप वाला रास्ता, स्ट्रगल करने वाला रास्ता, दैट रास्ता शुड बी द नियम, नियम समझते हैं हम लोग, रूल ऑफ आवर लाइफ, शुड बी द नियम ऑफ आवर लाइफ। आराम पसंद नहीं होना चाहिए इंसान। मेरे पिताजी मुझसे कल कह रहे थे अब क्या चल रहा है आजकल डेली रूटीन, तो मैंने उनको बताया डेली रूटीन ये चल रहा है, सुबह 2:45 बजे उठते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। मतलब वो टूटी गर्दन के रिलेशन में पूछ रहे थे कि अब क्या चल रहा है। तो हमने बताया इतना है, और जो है वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे जाता हूँ, 1:30 बजे कोशिश करता हूँ मैं वापस चला जाऊँ डिपार्टमेंट से घर। हॉल में गया नहीं हूँ पिछले, कभी कोई ज़रूरत पड़ गई है तो गया हूँ, वरना मैं नहीं गया। ऐसे ऐसे करते, शाम को थोड़ी देर में कुछ पढ़ने बैठ जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ, जितना मेरे गर्दन साथ देती, वरना नहीं पढ़ता मैं। तो मैंने कहा कि पापा आजकल कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। तो बड़ी ज़ोर से हंसे, बोले 99.9% यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं उनका ये नॉर्मल रूटीन है, तो मैं अब नॉर्मल रूटीन पे काम करते हो। तो सुबह शुरू हुए 2:45 बजे, रात में 11 बजे तक काम करोगे, 12:30 साढ़े 11 बजे सोओगे, फिर सुबह 2:45 बजे 3 बजे उठोगे और कंटिन्यूसली काम करते रहोगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसान की ज़िंदगी आराम के लिए नहीं बनी है। मैंने अपने जीवन में एक अपने से प्रण ले रखा है, आई डोंट नो वो पूरा होगा कि नहीं, वो तो फ्यूचर की बात होती है, कि मैं वेंटिलेटर पर नहीं मरूंगा। वेंटिलेटर पर वही लोग मरते हैं जो बड़े आराम से जिंदगी गुजारते हैं। सच में नहीं, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, मतलब कुछ भी है, XYZ। मेरा अपना आइडिया ये है कि वेंटिलेटर पर नहीं मरना है। किसी एक्सीडेंट की वजह से वेंटिलेटर पर चला जाऊँ वो एक बात अलग है। जैसे अभी मुझे ये चोट लगी तो बीच में मुझे एक वो हो गया था कि मीन्स 3-4 दिन ही गुजरे थे, वो सांस आनी हल्की सी बंद हो रही थी, बीच बीच में सांस की चोकिंग हो रही थी, राइट? दिखने में भी चोकिंग हो रही थी क्योंकि पीछे से देखते हैं ना आदमी, राइट? और बोलने में भी चोकिंग हो रही थी, बोलने में जबान जो है चलना ही बंद हो जाती थी शुरू के दिनों में, 7-8 दिन रहा वो। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोलते बोलते एकदम से रुक गई जबान, नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर वापस आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कोई एक्सीडेंट हो जाए उसमें वेंटिलेटर लग जाए वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल क्यों? क्योंकि अगर आप तपस्वी रहोगे, स्ट्रगलिंग पाथ पे रहोगे, तो स्ट्रगलिंग करते मरोगे। लेकिन ऐसे अगर आप आराम की ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर आप ठीक है, AC में मार के ठंडे ठंडे। हाँ, राइट। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, नाम ही वो है,
स्वयं का चैप्टर, अध्याय, स्वयं का चैप्टर खोल के बैठो ना। स्वयं का चैप्टर मतलब, अच्छा स्वयं का चैप्टर खोलना बहुत मुश्किल काम है, खोल के देखो। एक दिन हम सारे दोस्त लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही बस वहीं कुछ भी मैं बोल देता हूँ, इस बात में मैं मशहूर हूँ, आप लोगों से तो नहीं बोलता, बड़ा कंट्रोल रहता हूँ आप लोगों से, तब आप के सामने इतना बोल देता हूँ। उनसे मैंने बोल दिया कि अब मुझे वैसी गालियाँ बकनी तो नहीं आती, मैं तो नेटफ्लिक्स ही कहता हूँ बस उसको। तो मैंने कहा यार, पहले तो डिस्कशन कर रहे थे ऐसे ही, मैंने कहा डिस्कशन इस बात पे करेंगे यार कि ये मतलब जो बहुत ही सेंसिटिव रिलेशंस हैं, भाई माँ बहन तो मोस्ट सेंसिटिव है ना, भाई इसी की गालियाँ क्यों हैं, भाई पिता इसकी गाली क्यों नहीं। मैंने कहा ये गालियाँ बनाते हैं, चलो आज हम सोचो बना के क्या बनाओगे। मैंने नेटफ्लिक्स उल्टा चलेगा फिर, कह रहा है यार क्या बावलेपने की बातें कर रहे हो तुम। अब मैं चलो अच्छा, मैंने चलो अच्छा अब दूसरे तरह से लेते हैं, है नहीं। अब हम बस मतलब चेंज कर देते हैं नेटफ्लिक्स, अब तेरी की जगह मेरी कहेंगे। नहीं इसमें बहुत सीरियस हो गए एकदम, आते हो आप ही लोग सीरियस हो गए, हो गया ना। बोल के देखो जरा ऐसा, सोच के देखो। नहीं बोल नहीं सकते आप, हिम्मत नहीं है आपकी। अच्छा हिम्मत नहीं तो दूसरे के लिए क्यों, दूसरे की माँ को क्यों कहना, दूसरे की बहन को क्यों कहना, है नहीं। दिस इज कॉल्ड स्वाध्याय। मैं प्रैक्टिकल स्वाध्याय करवा रहा हूँ आपको। स्वयं का अध्ययन खोलो, अध्याय खोलो ना, अपना सेल्फ का चैप्टर खोलो। सेल्फ पिता को लाओ, सेल्फ माँ को लाओ, सेल्फ बहन को लाओ, तब पता चले ऐसा कोई बेशरम नहीं, है नहीं। कानपुर में एक मिठाई की दुकान है, ठग्गू के लड्डू, ठग्गू के लड्डू नाम ही है उसका, ठग्गू के लड्डू। हाँ, और उसकी दुकान पे बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, बहुत ह्यूज बोर्ड लगा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। हाँ, वो मशहूर कहाँ से हुआ, वो तो ऐसे ही था, वो शुरू से था, मतलब ऐसा नहीं उसने पहले बैनर ऐसा नहीं बना, पहले से था। वो मशहूर कहाँ से हो गया, मशहूर हो गया वो अभिषेक बच्चन के उसमें जो है, वो शादी में जो है वो अमिताभ बच्चन ने उनको स्पेशली इनवाइट किया था, आप अपना मिठाई का ये हमारे बेटे के उसमें शादी में आप लगाओ, वहाँ से वो मशहूर हो गया, राइट। अब वो ज़्यादा उस पर चल गया। आप नेट पे सर्च करोगे ठग्गू के लड्डू तो आपको उसकी दुकान दिखेगी, वो इतनी ह्यूज दुकान, और वो ह्यूज दुकान पे ह्यूज बोर्ड, ऐसा कोई सगा नहीं। अब आपको ठगना हो तो आ जाओ, ठगवाना हो भाई, प्रॉफिट तो लेगा ना वो आपसे। खुल्लम खुल्ला कह रहा है मैं ठग रहा हूँ, मत खाओ मेरी मिठाई, कहीं और खा लेना, जहाँ भी खाओगे वहाँ ठग जाओगे, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का अध्याय खोलना मोस्ट डिफिकल्ट नियम है लाइफ का, मोस्ट डिफिकल्ट, जो कि हम आमतौर से करना नहीं चाहते, लेकिन यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है ना। राइट, हमारे पास 10 मिनट है बस। ईश्वर प्रणिधान, पांचवा नियम, पांचवा रूल ऑफ लाइफ इज ईश्वर प्रणिधान। प्रणि कहते हैं, प्रणि कहते हैं, इसको आप आम भाषा में समझने की कोशिश करो। प्रणि कहते हैं मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, धान कहते हैं धारण करने को, ईश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण करना, ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण करना, ईश्वर प्राणी धान। जिसको कहा जाता है ना कि मैं तो उसके रंग में रंग गया, कहते ना, मैं तो उसके रंग में
रंग गया, राइट। तो ईश्वर के रंग में रंग जाना, जैसा वो है वैसा हो जाना। अच्छा वो कैसा है? फिजिकल तो दिखाई नहीं दिया, तो वो कैसा है तो उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक से ही पहचान सकते हैं, उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक से पहचान सकते हो। योगेश्वर श्री कृष्ण को किसी ने नहीं देखा आज तक। जिस किसी ने भी अभी जितनी भी बनाई है, मैं उनकी कभी मूर्ति नहीं बनाता, उनकी शक्ल नहीं बनाता कभी, है ही नहीं ऑथेंटिकेटेड। तो किसी की भी शक्ल को ये कह देना कि ये आपकी शक्ल है, दिस इज वन ऑफ द फॉल्सहुड, झूठ में का एक झूठ, और वो भी उस पर्सनालिटी के लिए। मतलब मैं तो हिम्मत नहीं कर पाता, ओके फाइन। लेकिन अब उनको देखा तो नहीं है, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण को पहचानना है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक से ही पहचान सकते हैं बस आज की डेट में। ऐसी ऑलमाइटी गॉड है, ऑलमाइटी गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो झूठ नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं चाहता, वो हर किसी को फायदा पहुंचाता है ऑलवेज। वो जो भी प्रिंसिपल बनाता है, जो भी रूल बनाता है, वो सबके लिए बराबर होते हैं, राइट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने अंदर डालने हैं। अभी योग आपको तरह तरह से समझा रहा है, बहुत तरह से। अब यहाँ पे आकर के महर्षि पतंजलि ने आपको कहा कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर धारण कर लेना, दिस इज कॉल्ड ईश्वर प्रणिधान। बात समझ में आ गई है? कोई भी कानून, कोई भी रूल, कोई भी प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बनाएंगे ऐसा जो किसी एक कम्युनिटी के, दो कम्युनिटी, एक देश, 10 देशों के लिए नहीं, सबके लिए फायदे का, राइट। झूठ नहीं बोलेंगे, वादा करेंगे तो उसको 100% पूरा करके दिखाएंगे। ऐसा बहुत सारी चीजें भी इसमें, अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी ले आओ ऑलमाइटी गॉड। राइट, अभी इसके बाद की स्लाइड्स में आपको पहुंचा दूंगा, है नहीं, लेकिन इसमें जो है वो मैंने ये लास्ट में लिखा हुआ है, डेवलपिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईश्वर विद इन वन सेल्फ, राइट, विद इन वन सेल्फ। अब ये बहुत सारी आएंगी आपको कि कितने ईश्वर, तो मैंने आपको बताया था ना, देवता एक वर्ड, वो अलग है बिल्कुल, है नहीं। भारतीय संस्कृति में ये हमेशा से मशहूर है, एकम सद्विपर बहुधा वदन्ति, एकम सद्विपर, एक ही है वो, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। इसको जैसे कुरान ने कहा कि कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलाहुल अस्माउल हुस्ना, उसको अल्लाह कहो, उसको रहमान कहो, उसको चाहो जिस नाम से पुकार लो, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों में पुकार लो सबको, है नहीं। हाँ, नाम अच्छा होना चाहिए, मतलब कह दो आप उसको वो झूठा है नहीं, नहीं ऐसा नहीं कहना, अच्छे सेंस में आप कुछ भी कह दो उसको, किसी भी उससे पुकार लो, राइट। अब ये अलग अलग, ये इसमें बहुत सारे वो आएंगे, इसको ब्रह्मा भी कहते हैं, अग्रणी भी कहते हैं, दयावान भी कहेंगे, शंकर भी कहेंगे, कैलाश भी कहेंगे। अब ये सब एक ही के नाम है, सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, राइट। अभी देखो सरस्वती, कभी हम लोगों ने गौर नहीं किया है, सरस्वती हमने एक माँ के तौर पे एक उसकी इमेज बनाई है, बस देखा तो किसी ने नहीं, एक इमेज बनाई है, क्योंकि सरस्वती वर्ड जो है वो फीमेल जेंडर है। लेकिन आपने कभी नोट नहीं किया, जब भी लगाया जाता है तो कभी नहीं लगाया जाता सुमति, श्रीमती, हमेशा लगाया जाता है श्री सरस्वती, ऑलवेज श्री सरस्वती। कभी सुना है आपने श्रीमती सरस्वती? नहीं, श्री सरस्वती ऑलवेज, हमेशा। यहां मसला मेल जेंडर और फीमेल जेंडर का नहीं है, राइट, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम है नहीं। ये लैंग्वेज की क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज की ये प्रॉब्लम है
कि या तो वो उसको एक जेंडर में रखेगा या दूसरे जेंडर में रखेगा, या एक तीसरा जेंडर होगा उसमें रख लेगा, बस इसके अलावा ही नहीं हमारे पास कुछ। खिड़की बेचारी, न मेल है न फीमेल है, मगर बेचारी है, बेचारा नहीं। ट्रक बेचारा, न मेल है न फीमेल है। स्कूटर बेचारा और स्कूटी बेचारी, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हमारी लैंग्वेज का फॉल्ट है, ये लैंग्वेज का फॉल्ट हर जगह है। किसी जेंडर में तो आप इस्तेमाल करोगे, उसके भी नाम लोगे तो किसी जेंडर में इस्तेमाल करोगे, राइट। उसके कुछ रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, उसके हिसाब से होगा। तो वो मेल है फीमेल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राइट। दुर्गा, दुर्गा हम बोलते हैं दुर्ग, योगा बोलते हैं रामा, बोलते हैं रामा, ऐसा। वो आप समझते हैं उसको, है ना, राइट। त्वस्त, मित्र, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। कल हम लोग जो है वो आसन के बारे में